क्या सोचने लगेंगे, बाहर जाइए नहीं। ओके निकाल लो फोटोग्राफ, चलो लिखो, लिखवा दो तुम, फिर इन चारों का छूटेगा। हाँ बैठते हैं बैठते हैं, और भी एक बार, और भी कोई, चलिए बैठते हैं। ओके चलिए पॉइंट बनाइए। हिंट भाई इधर आ जाता तो तुम्हारा एंटीना काम करेगा। चलिए पॉइंट बना के लिखिएगा। इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन, in winter season the temperature becomes low in India, the temperature becomes low in India। ये तो आप जानते हैं, विंटर सीजन में टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंडिया का कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको रटे रहिएगा, कभी पूछ सकता है ऐसे ही पूछ दें। लिखिएगा 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्मल लाइन, 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्मल लाइन, 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्मल लाइन, 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्मल लाइन passes approx mid of India, passes approx mid of India, passes approx mid of India, mid 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 मतलब बीच, गुड, मिड ऑफ इंडिया। तो एक बात याद रखिएगा कि 20 डिग्री का जो आइसोथर्मल लाइन है वो इंडिया में क्या होगा, लगभग बीचों बीच पास करता है। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत कम ही करता है, तो वो आइसोथर्मल लाइन में लगभग इंडिया के बीच से पास करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने ये सारी बातें आपको बता दी। तो आप लोगों को ख्याल होगा कि पिछली क्लास में आपने सीखा लू कैसे चलेगा, लू का क्या मैकेनिज्म, सब कुछ बताया। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम थ्योरी में जैसा मैंने कल बताया था कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसका इफेक्ट भारत की मानसून पे पड़ा, उसी तरह एक और जेट स्ट्रीम है जिसका भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसका नाम आप लोग को याद रहना चाहिए। पॉइंट बनाइए, पॉइंट में ही लिखते चलिए, लिखेंगे देयर इज आल्सो इफेक्ट, देयर इज आल्सो इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून, देयर इज आल्सो इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून, देयर इज आल्सो इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून, और इंडियन मानसून ऑफ ट्रॉपिकल Stirless jet stream, Stirless jet stream, Stirless jet stream, which moves east to west, which moves east to west, which moves east to west, which moves east to west। पूरी बात समझ में आ गई? प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि भारत की मानसून पर एक और जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है जिसको आप कहते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखिए ईस्टर्ली लगा और इसमें लगा ट्रॉपिकल वर्ड, क्या कीजिए यहाँ सब लगाया ट्रॉपिकल लगाया, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का भी इफेक्ट पड़ता है और ये किधर से चलता है, ईस्ट टू वेस्ट। तो जब ईस्ट टू वेस्ट चलेगा इसका मतलब ये चाइना की तरफ से चलेगा और चाइना की तरफ से चलेगा और बे ऑफ बंगाल पहुंचेगा, तो यहाँ भी तो बारिश कराएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर यही जो जेट स्ट्रीम है आपको यहाँ पर साइक्लोन से बारिश कराती है। किससे बारिश कराती है? साइक्लोन से। लिखिएगा कि दिस स्ट्रीम हैज इंपॉर्टेंट रोल, दिस स्ट्रीम हैज इंपॉर्टेंट रोल, दिस स्ट्रीम हैज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रेनफॉल, has important role for the rainfall in eastern India, for the rainfall in eastern India by tropical cyclone, by tropical cyclone। आइए बात समझ लो, by tropical cyclone। तो याद रखिएगा कि भारत में भी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से बारिश हो जाती है
उस बारिश में इसका इंपॉर्टेंट रोल, यही उसको जगह लगाओ पहुंचा दोगे। ईस्टर्न इंडिया में तो जमकर बारिश होती है, तो इस टर्म को याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर वो कभी पूछेंगे तो क्या कीजिएगा, इसलिए चीज़ों को जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए यहाँ तक तो आपने सीख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद से हम कुछ मिसलेनियस चीज़ों पर ध्यान देंगे। जैसे मैंने आपको सारा मैकेनिज्म बारिश का बताया गया कि किस तरीके से बारिश हो रही है, कहाँ पर, ये तो सब आपने सीख ही दिया। अब हम क्या करेंगे कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे कि किस तरीके से भारत में क्या है रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो सकता है मुझसे भी आपको क्वेश्चन, तो लिखिएगा पॉइंट बना करके लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इसका मतलब है कि मैं भारत में क्या कर रहा हूँ बच्चे, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। रेनफॉल का क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो आपकी सोच है। ऑलरेडी जैसे मैंने कल बताया कि कैसे बारिश घट रहा है, बढ़ रहा है, वही चीज़ आपको शो करना है। लेकिन भारत में सबसे पहले हमें ये जानना है कि भारत में एवरेज रेनफॉल कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए जो भारत में एवरेज रेनफॉल है वो शुरू होता है 118 से लेकर 125 के बीच इसका रेंज है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो लिख देगा 120, कहीं लिख देगा 180, कहीं लिख देगा 125। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि भारत में जो एवरेज रेनफॉल है उसका जो रेंज है वो 118 से 125 के बीच में है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। इसीलिए लिखेंगे द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया, द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया is approx 125 cm. The average rainfall in India is approx 125 cm. Is approx 125 cm. 125 cm. Is it clear everyone? ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये जान लिया कि भारत में जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना है, 125 cm। तो ब्रैकेट में आप लिख भी लीजिए 180 into 125, ऐसे अपनी जानकारी के लिए 180 into 125, 180 into 125। क्लियर है? ओके, अब लिखिएगा पहला पॉइंट बना ले, लिखिएगा हैवी रेनफॉल एरिया, हैवी रेनफॉल एरिया। अब जान लीजिए कहाँ कहाँ हैवी रेनफॉल होगा। हैवी रेनफॉल एरिया, ठीक है, हैवी रेनफॉल एरिया लिखा आपने, 118 आपने 180 लिखा था क्या? 180 से 125 कैसे होगा? याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने हिंदी में भी तो 118 बोला था। 118 से 118 ये लिखा है ना, इधर क्या लिखा है? 18। थैंक यू। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। आप लिखिए हैवी रेनफॉल एरिया, हैवी रेनफॉल एरिया, हैवी रेनफॉल एरिया। हैवी रेनफॉल एरिया के अंदर लिखिए। चलिए पहला एरिया लिखिए, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन। हैवी रेनफॉल एरिया में पहला एरिया लिखिए, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन। ठीक है, दूसरा एरिया लिखिए, मतलब उसी में हैवी रेनफॉल में दूसरा एरिया लिखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी होती है। तीसरा लिख लीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, चलिए तो हैवी रेनफॉल एरिया में आपने 3 एरिया लिख लिए, याद रहेगा। ओके, अब दूसरा लिखिए लो रेनफॉल एरिया, लो रेनफॉल एरिया,
लो रेनफॉल एरिया, ठीक है। डैश देके लिखिएगा बिलो 50 सीएम, बिलो 50 सीएम मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है ऐसा। इसमें पहले लिखिएगा नॉर्दर्न गुजरात, नॉर्दर्न गुजरात, हाँ ठीक, हाँ नॉर्दर्न गुजरात कॉमा वेस्टर्न राजस्थान, कॉमा वेस्टर्न राजस्थान, कॉमा साउदर्न पंजाब हरियाणा, साउदर्न पंजाब हरियाणा, ठीक है। अब इसी में दूसरा एरिया भी लिख लीजिए, इसी के अंदर दूसरा एरिया लिख लीजिए, रेन शैडो एरिया ऑफ साउथ इंडिया, रेन शैडो एरिया ऑफ साउथ इंडिया, रेन शैडो एरिया ऑफ साउथ इंडिया, रेन शैडो एरिया ऑफ साउथ इंडिया। फिर लिख लीजिए इसी के अंदर तीसरा लिखिएगा लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। अब बाहर निकल के पॉइंट बना लीजिए, बाहर निकल के पॉइंट बना के लिखिएगा, मतलब तो हो चुका है, बाहर निकल के मतलब रूम से बाहर नहीं जाना, बाहर जा रहा था रूम से नहीं यार, पॉइंट बनाएंगे लिखेंगे देयर इज वेरिएबिलिटी ऑफ, देयर इज वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, देयर इज वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, there is variability of rainfall in monsoonal rainfall, in monsoonal rainfall, in monsoonal rainfall, in monsoonal rainfall। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है अंतर, अधिक वर्षा कम वर्षा, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा है कि जहाँ मानसूनी बारिश आपको मिलेगी, मानसून वाली जो बारिश मिलेगी, तो मानसून की बारिश में अगर आप केयर करेंगे तो इसमें वेरिएशन बहुत है। मतलब नहीं होता है जैसे आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पहले खूब बारिश होती थी, अब बारिश कम हुई, तो दैट्स वेरिएशन हो गई। तो मानसून रेनफॉल में ही आपको ये वेरिएशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने दो तरह का एरिया बताया, एक जहाँ भारी बारिश है और दूसरा जहाँ कम बारिश है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि वेरिएबिलिटी कहाँ ज़्यादा मिलेगी, भारी वर्षा वाले में या कम वर्षा वाले में, यहाँ उल्टा होगा, जहाँ बारिश ज़्यादा है वहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा मिलेगी और जहाँ बारिश कम है वहाँ वेरिएबिलिटी कम मिलेगी। लिखेंगे वेरिएबिलिटी इज हाई इन हैवी रेनफॉल एरिया, वेरिएबिलिटी इज हाई, वेट लिखिए वेरिएबिलिटी इज लेस, पर लिखिए वेरिएबिलिटी इज लेस इन हैवी रेनफॉल एरिया, इन हैवी रेनफॉल एरिया मतलब जहां बारिश ज्यादा होगी वहां वेरिएबिलिटी कम होगी, ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। एंड हाई इन लेस रेनफॉल एरिया, एंड हाई इन लेस रेनफॉल एरिया, एंड हाई इन लेस रेनफॉल एरिया, एंड हाई इन लेस रेनफॉल एरिया। चलिए आपने ये भी सीखा, इससे बाहर निकल लीजिए, ठीक है। हाँ आप कल वो बोल रहे थे लोकल नाम, बारिश से पहले वो बारिश होती है उसका लोकल नाम जो था उसको समझते हैं। अब उसका पॉइंट बनाइए, लिखिए यहाँ पे सभी लोग क्या कीजिएगा, पॉइंट बना करके लिखिएगा। लिखेंगे इन प्री मॉनसूनल पीरियड, इसका मतलब समझे मॉनसून से ठीक पहले। इन प्री मॉनसूनल पीरियड इन समर सीजन, in pre-monsoonal period in summer season, in pre-monsoonal period in summer season, in pre-monsoonal period in summer season मतलब गर्मी का वक्त है, गर्मी का वक्त है। और कौन सा सीजन है, समर सीजन। अब समर सीजन में तो गर्मी ही रहेगा ना, यहाँ पर देखो ठीक है, यहाँ ये गर्मी का वक्त, गर्मी का सीजन है, टेम्परेचर हाई होगा तो टेम्परेचर लैंड का भी हाई होगा, वाटर का भी हाई होगा, ठीक है।
तो यहाँ की जो गर्मी होगी तो इसका मतलब हवा गर्म हो जाएगी गर्म। तो क्या ये कहा जाए कि समर सीजन में लैंड के ऊपर गर्म हवा मिलेगी? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ड्राई मिलेगी या ह्यूमिड मिलेगी? ड्राई मिलेगी क्योंकि जमीन तो पानी नहीं देता। कोई दिक्कत नहीं। लिखिए जितना चाहिए उतना लिखिए, अपने आप सब दिमाग आता है। लिखिएगा पॉइंट नोट कीजिए। इन समर सीजन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इन समर सीजन due to high temperature, the air of land becomes in some season due to high temperature. In summer season, due to high temperature, the air of land becomes warm and dry. Okay. फिर लिखेंगे in same period the temperature of water body also increases. In same period, temperature of water body also increases. देखिए पानी तो देर से गर्म होगा ना, टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब वाटर बॉडी का भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब सागर के ऊपर की भी हवाएं क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं आप कि सागर के ऊपर की भी हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो जब सागर के ऊपर की हवा गर्म हो जाएगी तो ये गर्म हवा ड्राई रहेगी या ह्यूमिड रहेगी? ह्यूमिड रहेगी। इसका मतलब सागर के ऊपर वार्म एंड ह्यूमिड एयर तैयार हो जाएगा। लिखिएगा सो air becomes warm and humid. So air becomes warm and humid. यानी यहाँ की हवा क्या हो जाती है बच्चे? वार्म हो जाती है और वार्म के साथ क्या हो जाती है? ह्यूमिड। अब सोचिए लैंड की हवा गर्म है लेकिन ड्राई है, पानी की हवा गर्म है लेकिन ठंडी है। अगर ये दोनों हवा मिले तो फिर आधे बनेगा, क्योंकि गर्म और ठंडी दोनों का मिलन होगा। लिखिएगा when both type of air meet with each other, when both type of air meet with each other, then thunderstorm form, which is called pre-monsoonal cyclone, क्या बोलते हैं आप इसी को? प्री-मॉनसूनल साइक्लोन। क्या बोलते हैं बड़े में? प्री-मॉनसूनल साइक्लोन। आपने लिखा क्या है? फ्री। तब क्या चाहते हैं? लोग मुझे ले जा रहे हैं। क्या लिखे हो तुम लोग? प्री-मॉनसूनल साइक्लोन। ठीक है, आपने 2 बार ही लगाया है। इतना फोर्स में क्यों चल रहा है? एक ही लगाइए। PRE दोनों का ठीक है। प्री-मॉनसूनल साइक्लोन आगे समझो। अब इस प्री-मॉनसूनल साइक्लोन से क्या होता है कि मॉनसून के ठीक पहले हेवी रेनफॉल होती है। क्या होती है? हेवी रेनफॉल होती है। लिखिए इट कॉजेज हेवी रेनफॉल, which is known by different names. It causes heavy rainfall which is known by
विच इज नॉन बाय, नॉन मतलब जाना गया, KNOWN, विच इज नॉन, KNOWN। आपने क्या लिख दिया था? कितने यशस्वी लोग विच इज नॉन, बड़े भाई डब्ल्यू के बाद एन लगाना जाता है, और नो नहीं है, नॉन, ठीक है। KNOWN मतलब जबरदस्त, ऑल इंडिया में सबसे मजेदार बैच। चलिए अब यहाँ पर सभी लोग कह कीजिए विच इज नॉन एज, ठीक है, different names in different parts of India, different names of different parts in India। आप लोग तो फिर भी बहुत सही हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक बैच ले रहा था तो बात ही अलग था, वो तो एक एक वर्ड लिखता था, पहाड़ के बच्चे थे, उनको पढ़ाना और ये था, और मैं पहला मैदानी टीचर था जो वहाँ सक्सेसफुल था। चलिए यहाँ तक फिर समझ में आ गया, ओके। तो अब यहाँ पर आप लोग केयर दीजिएगा, इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कॉलम बना लेंगे, एक तरफ नेम लिखेंगे और एक तरफ एरिया लिखेंगे। लिखिए लिखिए, ठीक है। आप एक बोल रहे थे, आप सब याद कर लेंगे तुरंत हो जाएगा। लिखिए, एक तरफ नेम लिखिए, एक तरफ एरिया लिखिए, कॉलम बनाइए, ठीक है। नेम में पहले लिखिए नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर, NORWESTER, नॉर्वेस्टर, NORWESTER, नॉर्वेस्टर। अब एरिया मतलब नॉर्वेस्टर कहाँ कहाँ मिलेगा, लिखिए ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, क्या लिखा आप लोगों ने? ईस्टर्न इंडिया, यानी ईस्टर्न इंडिया में। अब ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन सा जगह है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। लिखिए पहले लिखिए बिहार, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, लिखा आप लोगों ने। अच्छा यहाँ पर क्या कीजिए, इसकी वजह से यहाँ पर फसलें अच्छे से हो जाती हैं, जैसे चावल, जैसे टी, जैसे जूट। क्लियर है? ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर लिखिए इट इज हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल फॉर राइस, फॉर राइस, कॉटन, राइस और कॉटन बोल रहा हूँ, अरे वो क्या बोलते हैं, जूट, सॉरी कॉटन नहीं, जूट, जूट एंड टी, टी समझते हैं आप लोग? गुड, टी, टी मतलब टमाटो, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? ओके। अच्छा हाँ बड़े भाई आप वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं, मैंने इसलिए आपको रोका, याद रखिएगा इसी का लोकल नाम वेस्ट बंगाल में कुछ और है, तो वो लोग उस नाम से जानते हैं, तो आप नॉर्वेस्टर्न में भी वेस्ट बंगाल को ऐड कीजिए, ठीक है, लास्ट में डब्ल्यू भी लिख लीजिए, इसको भी ऐड कीजिए, ओके। अब तुरंत नीचे नेक्स्ट नेम पे जाइए, नेक्स्ट नेम पे लिखिए काल वैसाखी, काल वैसाखी, KAL VAI SHAKHI, काल वैसाखी, ठीक है। अब इसके एरिया में जाकर लिखिए WB, ओके। फिर ब्रैकेट में लिखिए लोकल नेम ऑफ नॉर्वेस्टर, लोकल नेम ऑफ नॉर्वेस्टर, लोकल नेम ऑफ नॉर्वेस्टर। तो नॉर्वेस्टर का ही जो लोकल नाम है वो क्या है बच्चे? काल वैसाखी। आई रिपीट, तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा रुकिए, नॉर्वेस्टर WB में आएगा तो गलत नहीं है, लेकिन काल वैसाखी आएगा तो ज्यादा सही क्या है? काल वैसाखी। ये दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ईस्टर्न इंडिया में तो असम भी आता है, असम में भी लोकल नाम है बोरडो चिल्ला, लिखिए नेक्स्ट नाम लिखिए बोरडो, BORDO, बोरडो चिल्ला, CHILLA, बोरडो चिल्ला, बोरडो चिल्ला। अब एरिया में जाकर लिखिए असम, एरिया में लिखिए असम, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? लोकल नेम ऑफ नॉर्वेस्टर, लोकल नेम ऑफ नॉर्वेस्टर, लोकल नेम ऑफ
नॉर्वेस्टर। ये क्या है नॉर्वेस्टर का? लोकल नाम है, प्लीज आप इसको भूलिएगा नहीं, लोकल नाम है नॉर्वेस्टर का, बोर्ड जिला कहाँ पर बोलते हैं? आसाम। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला नाम लिखिएगा चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम लिख लेंगे? गुड। चेरी लिखिए, पेन से लिखना है, CHERRY, ब्लॉसम BLOSSOM, चेरी ब्लॉसम। एक शू पॉलिश का ब्रांड भी है, चेरी ब्लॉसम। जी कनाडा कोई स्टेट है? कर्नाटका तो भाषा है कर्नाटका जी, डेफिनेटली लिखिए, चेरी ब्लॉसम में लिखिएगा कर्नाटका एंड केरला। कर्नाटका एंड केरला, हाँ जी केरला। ब्रैकेट में लिखिएगा गुड फॉर फ्लावर्स ऑफ कॉफी। गुड फॉर फ्लावर्स ऑफ कॉफी, कॉफी का फूल खिलता है। फूल समझते हैं आप लोग क्या होता है? तो सही तो कहा आपने, फूल को इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। अरे कोई बात नहीं, होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, तो याद रखना, ठीक है? चलिए अब लिखिए आपने कर्नाटक और केरल में कॉफी के फूलों के लिए ये हेल्पफुल होता है, एक चीज क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा मैंगो शावर। मैंगो शावर, मैंगो समझते हैं आप लोग, इमली को बोलते हैं इंग्लिश में। लिखिए मैंगो शावर। हाँ बड़े लिखिए मैंगो शावर में लिखिए आपने। गुड। मैंगो शावर कहाँ? आपने गलत नहीं कहा, ये भी सही है, मतलब इनको ओवरऑल साउथ इंडिया बोलते हैं, ठीक है? और ये किसलिए फेमस है? मैंगो केक, इसलिए ये ओवरऑल है, ठीक है? लिखिए साउथ इंडिया। साउथ इंडिया ब्रैकेट में लिखिएगा। अच्छा, फसल, आम का फल जो पकता है, पकना, उसको इंग्लिश में पकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपेयर। रॉटेन तो सड़ जाना, रिपेयर पक जाना, ठीक है? वेरी गुड। नहीं समझे? कुछ नहीं, लिखिए साउथ इंडिया ब्रैकेट में लिखिए फॉर द रिपेन ऑफ मैंगो। फॉर द रिपेन ऑफ मैंगो, ये कुछ लोग खाना बना देते हैं तो गैस पे खाना रखकर सोचते हैं कि अभी तक पका नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट बात कर लीजिए, पक जाएगा, ठीक है? लिख लिया? ओके, फॉर द रिपेन ऑफ मैंगो, आम के पकने के लिए हेल्पफुल है। अगला लिखिएगा मैंगो, उसको तो गया मैंगो को पता नहीं दिया ना, फोटो जिला वगैरह सब, हाँ ठीक है, हो गया, यही है, प्लीज इसको याद रखिएगा। इज इट क्लियर बात? ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज आप लोग क्या कीजिएगा, लगभग मैंने बारिश क्लाइमेट है तो सारी चीजें आपको बता दी। एक चीज शीतलहर बच गया है कि शीतलहर कैसे होता है, थोड़ा ये भी समझा देता हूँ। शीतलहर को आप कोल्ड वेव कहते हैं, ठंडी हवा। नहीं देखते कभी कभी ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह निकल जाता है, मुंह उठाए ठंडी हवा मान देते हैं, फिर हम गिर जाते हैं पैरासीटामोल में, तो वो कहते हैं ना ठंड लग गई, कोल्ड स्ट्रोक। तो यही चीज है शीतलहर कैसे बनता है, ये भी ज्यादा नहीं बनता है। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि विंटर सीजन में हिमालय में क्या होती है? बर्फबारी। गुड। इमेजिन कीजिए कि हिमालय और इस पर बर्फबारी हो गई, तो हवा इसके कांटेक्ट में होगी तो ठंडी होगी या गर्म होगी? ठंडी होगी, या ऐसे कहूँ बर्फीली ठंडी हो जाएगी, चिल्ड हो जाएगी। चिल्ड तो समझते हैं ना, पूरी हवा चिल्ड हो जाएगी और चिल्ड हवा वहां बैठ जाएगी, यही होगा ना? लेकिन उसकी तुलना में मैदान में आएगी, मैदान में तो हिमालय के कंपैरिजन में हवा कम ही रहेगी, यानी मैदान में लो प्रेशर बन गया और हिमालय में क्या बन गया? हाई प्रेशर। हवा किधर से किधर चल रही थी? हाई से लो, तुरंत हिमालय से मैदान की ओर हवा भागने लगी। लेकिन ये जो हवा भागेगी तो बहुत ठंडी है, तो जब ये मैदान में आएगी तो क्या मैदान में हवा का टेम्परेचर नहीं गिरा देगी? और जब मैदान के हवा का टेम्परेचर याद रखना 5 डिग्री से 10 डिग्री गिर जाए, जब मैदान के हवा का टेम्परेचर 5 डिग्री से 10 डिग्री गिर जाए तो मैदान की हवा क्या हो जाएगी? ठंडी। इसी को बोलते हैं कूल वेव, शीतलहर, तभी हम बीमार पड़ते हैं। लिखिए
ये भूलिएगा कि 5 से 10 डिग्री बनता, लिखिएगा इन विंटर सीजन, पॉइंट बना लीजिए। इन विंटर सीजन आप लोगों ने वो ग्राफ नहीं बनाया हुआ ना ऑनसेट वाला जो मैंने एटलस में दिया था, बना दिया था, ठीक है, याद कीजिए कैसे कैसे जा रहा है। अरे वाह, दिखाइए कैसे इससे हम फिर मैं आप लोगों को गाइड करता हूं, ठीक है। बोतल में आप लोग सरकारी वाला मत कीजिए ना, बोतल में डालते हो आलू का क्या आलू यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, देखिए यहाँ पे नॉर्मल देखिए ऑनसेट, उसका भी क्या लिखा है रिट्रीट, रिट्रीट कौन सा है ब्लू। अब आप जो सेकंड पैटर्न है वो कौन सा है ब्लू। बात करें देखा कि जानने और आने दोनों का है, तो जानने का रेट देखिए अभी एक चीज में अभी आपको नंबर ये लिखूंगा, इसी के लिए बहुत अच्छा किया आपने। देखो अब इस डेट को याद रखना, कभी क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको क्या नहीं होगा कि जब बना लोगे डेट क्या करना, क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बहुत बड़ा ये है, ठीक है। रीजन रिक्वायरमेंट में क्या है नहीं बनाया तो फिर बताओ ना, वो तो तुम्हें पता है तुमने नहीं बनाया, अभी नई बात थोड़ी है। सोलर समझना है मेरे को मत दिखो देखा दर्शकों में बताना पॉइंट डाउन कर दो बिल्कुल। अच्छा यहाँ देखिए रैंक को लिखा है, रैंक को लिखा है। अच्छा ये यहाँ पर ये मॉनसून मैप है, देखिए यहाँ करके यहाँ पर देखिए ये देखो ये 1 जून देखिए लिखा है, यहाँ पर देखिए 5 जून, देखिए 10 जून डेट लिखा है, देखिए ये है ऑनसेट, देखिए जुलाई दिख रहा है ना। अच्छा अब ये देखिए रैनफॉल करता है जनवरी, इसका मतलब ये जुलाई में मॉनसून का है, ये दिसंबर दिख रहा है। तो ये जाने का है और ये आने का है, तो पहले जाने का आंसर बना लीजिएगा फिर आने का, इसमें आपको दिक्कत होगा आप इसी ग्राफ से बना लीजिएगा, ठीक है। तो हर एड्रेस का अपना ये होता है, ठीक है। इसको भूलिएगा, ये करना है ओके, समझ में ऑनसेट ऑफसेट दोनों बनाएंगे। अच्छा अब अभी क्या लिखा है, हाँ लिखिए इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन देयर इज अ स्नोफॉल ऑन हिमालय माउंटेन, इन विंटर सीजन देयर इज अ स्नोफॉल ऑन हिमालय माउंटेन, इन विंटर सीजन देयर इज अ स्नोफॉल ऑन हिमालय माउंटेन, देयर इज अ स्नोफॉल ऑन हिमालय माउंटेन। तो विंटर सीजन हिमालय माउंटेन में क्या हो गया स्नोफॉल हो गया। अब हवा उसके कांटेक्ट में आएगी तो क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी, लिखेंगे एयर with the contact of a snow surface, air with the contact of a snow surface, air with the contact of a snow surface becomes very cold, becomes very cold, becomes very cold and moves towards plain area, and moves towards plain area, and moves towards plain area, and moves towards plain area. So the temperature of air of plain area, so the temperature of air of plain area, so the temperature of air of plain area becomes 5 degree to 10 degree less, 5 degree to 10 degree Celsius less, 5 degrees to 10 degrees Celsius less, called cold wave, called cold wave, COLD, called cold wave। तो इसी को क्या बोलते हैं कोल्ड वेव कहते हैं, जिसको आप शीतलहर कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी हिमालय में बर्फबारी होती है तो मैदानों का सेहत बिगड़ जाता है, क्योंकि वहां पर क्या चलता है कोल्ड वेव। इस कोल्ड वेव की वजह से पूरी ठंडक लगेगा कि बर्फीला हवा आ रहा है और यही बीमार करता है। तो ये कोल्ड वेव भी आपको याद रहेगा कि जब 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस हवा का तापमान कम होगा, कहीं पर भी ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, कहीं पर भी कम हो जाए आप उसको कोल्ड वेव कह सकते हैं। सपोज कोरापुट में अगर हवा चलने लगी और अगर हवा का तापमान 5 से 10 डिग्री कम है तो ये क्या हो गया
कोल्ड वॉर हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप में से बहुत बच्चे जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो कुछ बच्चों के ग्रामीण इलाके के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे प्लेटूज भी हैं। तो इमेजिन कीजिए, अभी तो हाईएस्ट यहाँ पे देवमाली दिख रहा है। मान लीजिए देवमाली के फुटहिल्स में किन्हीं का गाँव हो, तो देवमाली के ऊपर की हवा तो डेफिनेटली बहुत चिल्ड होगी। तो वो अगर हवा नीचे भागेगी तो देखिएगा कितना तापमान गिरा देगी, तो डेफिनेटली वहाँ भी कोल्ड वेव चलने लगेगा। लेकिन कोल्ड वेव जनरली हिमालय में बोलते हैं क्योंकि देवमाली कुछ भी हो, बर्फ नहीं करा सकता, तो हिमालय की तुलना में तो उतनी चिल्ड नहीं होगी, लेकिन इतना भी कम है। तो सोचिए हिमालय का कितना डेंजरस होगा, कितना खतरनाक होगा। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट लिखिएगा। अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आपका क्लाइमेट कंप्लीट हो जाएगा। लिखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, भारत में मानसून किस डेट में आता है? मैंने बताया था 1 जून, 1 जून को केरल के मालाबार कोस्ट में। लेकिन याद रखिएगा केरल जो है वो भारत का मेन लैंड है, लेकिन उसके नीचे अंडमान निकोबार भी है। तो सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है? अंडमान निकोबार में 25 मई। कब? 25 मई। मैंने मई कह दिया है, अप्रैल मार्च सब खत्म, मई मतलब मई। ठीक है, लिखिएगा पॉइंट बनाकर। एट फर्स्ट 25, हाँ वो एट फर्स्ट बनाते हैं ना, लिखिए कहाँ ये बताया ना। हाँ तो देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे क्या लिखा है 25, तो तुम 21 कहाँ देखा? हाँ श्रीलंका का नहीं देखना, यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो देखिए 20 मई को यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 20 मई को जो आ जाएगा ठीक है ना टॉप पर क्लियर है, लेकिन जब 25 मई को होता है तो इसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, तो 25 मई की मानते हैं। क्लियर है, लेकिन आप दिमाग में 20 और 25 दोनों को ही रखिए। क्लियर है, एड्रेस देखो, लेकिन डेट में क्या बोला है 25। ठीक, लिखिएगा पॉइंट बनाकर लिखिएगा 25 पॉइंट। अभी कुछ नहीं लिखेंगे, देयर इज मॉनसून रेनफॉल। एक मिनट, क्या लिखा? एट फर्स्ट, हाँ वही चीज आगे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। एट फर्स्ट ये क्या लिखा आपने? एट फर्स्ट मतलब होता है पहले, वन वाला नहीं, FIRST लिखिए। एट फर्स्ट ऐसे बोलते हैं ना। एट वंस्ट कब होने लगा? वो एट वंस्ट लिखा था आपने। रुक जाओ, इधर हाँ बताओ, तुमने लिखा ही नहीं था। गुड, यू आर गुड गुड। ठीक है, चलिए एट फर्स्ट नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा देयर इज रेनफॉल इन अंडमान निकोबार, देयर इज रेनफॉल इन अंडमान निकोबार, देयर इज रेनफॉल इन अंडमान निकोबार ऑन 25 मई, ऑन 25 मई ब्रैकेट में 20 में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑन 25 मई, ऑन 25 मई ब्रैकेट में क्या लिखिएगा 20 मई। ओके, हाँ 20 ब्रैकेट में 20, देयर इज रेनफॉल इन अंडमान निकोबार ऑन 25 मई ब्रैकेट में 20 मई। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो सब लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए अंडमान निकोबार में मानसून कब आ जाता है, तो 20 से 25 मई ऐसे याद रखिएगा। डेट मैंने 25 का है, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखवा दिया आपको 20 लिखवा दिया। इज इट क्लियर? जरा नेट पर एग्जैक्ट खोजिए तो किस डेट में अंडमान निकोबार में रेनफॉल आता है, ऐसे लिखिएगा ऑन विच डेट रेनफॉल इन अंडमान निकोबार, मानसून रेनफॉल ऐसे लिखिएगा आता है, मानसून कम्स इन अंडमान निकोबार। एक ऐसी जानकारी के लिए तो याद रखिएगा कि 20 से 25 मई के बीच अंडमान में आता है। इसका मतलब अप्रैल में मानसून नहीं आता, उसके बाद याद रखिएगा मार्च में मानसून नहीं आता। एक बार क्वेश्चन आया, उन्होंने मार्च और अप्रैल लिखकर आपको कंफ्यूज किया था, तो याद रखिएगा ना तो मार्च में आता है और ना तो अप्रैल में आता है। मानसून जब भी आता है यहाँ पर कब आता है 25 मई, और 1 जून को फिर कहाँ इन कर जाता है, भारत में इन कर जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ जाकर के हमने पूरी इंडियन की क्लाइमेट को कंप्लीट किया है। कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट नहीं है, मैं जाना नेट पे डाल रहा हूं, टीचर कोचिंग की जो कम नहीं होता है, बेसिकली जो मैंने लिखवा दिया बात खत्म। इज इट क्लियर? और जब मैं कुछ भी बोल देता हूँ फिर मैं पूरे मोहल्ले की सुनता हूँ, सब सही है। चलो आगे समझ लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा क्लाइमेट खत्म हो गया,
पूरी हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया को वर्क को भी कंप्लीट किया। अब जब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ वो मुझे बताइए, क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को केरल में ले जाकर छोड़ दूँ, केरला में, ठीक है, मान लीजिए बड़े भाई आप ही को ले जाकर केरला में छोड़ दूँ और महापुरुष आपको राजस्थान में छोड़ दूँ, तो आप जंगल आप में से किसको दिखेगा? केरल में। राजस्थान वाले को नहीं दिखेगा? अच्छा, क्यों नहीं दिखेगा? क्यों नहीं जंगल दिखेगा राजस्थान? ड्राई एरिया क्यों है? ड्राई एरिया क्यों है? बारिश नहीं होती, सिंपल आंसर है, बारिश नहीं होती। और केरल में जंगल क्यों दिखेगा? क्योंकि वहां बारिश होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसा बारिश वैसा जंगल, यही कहना चाहते हैं ना, जैसा बारिश वैसा जंगल। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? बारिश। तो हमारा अगला चैप्टर हेडिंग लीजिए, समझ में आया? हेडिंग लीजिए नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। और सुनिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए, जंगल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बोलूंगा, वो जरूर घर में साथ पढ़ लीजिएगा, तो फिर आप लोगों को मजा टाइप का आ जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए सभी लोग। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया यानी इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन। अच्छा बच्चे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा जैसा पानी वैसा जंगल, यही कहा। जंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। आप कहीं पर भी पढ़िएगा तो जनरली लिखा रहता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन देखिए मेरे जैसे बेवकूफ आदमी को वो क्या लिखवा रहा है? नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन। हाँ, आपने क्या लिखा है? एजिटेशन। भाई एजिटेशन नहीं होता, वेजिटेशन होता है। लिखा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ये नेचुरल वेजिटेशन कब होने लगा? लिखा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अब आप लोगों ने क्या किया? मैंने फॉरेस्ट नहीं कहा जैसा लोग लिखवाते हैं, मैंने क्या बोला है? वेजिटेशन। तो हमें समझना है कि सर वेजिटेशन क्यों बोला आपने, ट्री या ये फॉरेस्ट वर्ड यूज क्यों नहीं किया, वेजिटेशन ही क्यों यूज किया? देखिए मैं आप लोगों से जो पूछ रहा हूँ उसको समझिए। मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग के पीछे बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा, मान लेते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बहुत बड़ा मैदान हो गया, और उसमें सिर्फ पेड़ हो, ओनली ट्री, तो क्या हम उसको जंगल कहूँ, फॉरेस्ट कहूँ? जब पूरी पेड़ है और 1-2 किलोमीटर तक पेड़ ही पेड़ है, तो क्या मैं उसको जंगल नहीं कह सकता? कह दिया मैं जंगल। अब इमेजिन कीजिए वही 1-2 किलोमीटर का प्लेन है, लेकिन उसमें पेड़ नहीं, सिर्फ घास है, तो क्या मैं उसको जंगल कहूँ? गुड। क्या मैं उसको जंगल फॉरेस्ट कह सकता हूँ? नहीं। क्या कह सकता हूँ? ग्रास। ठीक है, अगर पेड़ होता तो सिर्फ, जैसे आपने ग्रासलैंड कहा, तो सिर्फ पेड़ होता तो क्या बोलते? फॉरेस्ट। घास होता तो ग्रासलैंड होता, बड़ा पेड़ होता तो फॉरेस्ट होता। पीछे देखते हैं वो झाड़ी, श्रब्स, मान लीजिए 2 किलोमीटर एरिया में सिर्फ ऐसा ही रहता, तो क्या बोलते हैं? तब श्रब्स बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। आप लोगों ने फॉरेस्ट कहा, आप लोगों ने ग्रासलैंड कहा, आप लोगों ने श्रब्स कहा, पर कहीं पर भी वेजिटेशन तो नहीं आया। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पढ़े लिखे ने पूछा तो फिर वेजिटेशन क्या है, तो क्या जवाब दीजिए? आप अपने ही दिमाग से आंसर बनाइए, तो फिर वेजिटेशन क्या है? क्वेश्चन तो फंसेगा। आपको जब ये नहीं पता कि वेजिटेशन क्या है तो कैसे पढ़ लोगे? लेकिन मुझे पता है, क्यों? मैं लाल बुझकर थोड़ी पता। फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मतलब पेड़, फौना मतलब हमारे जैसे लोग, आपके। तुम क्या हम लोग पीछे जाकर
कि वेजिटेशन होता है। लिखिए, वेजिटेशन मीन्स अ ग्रुपिंग ऑफ, वेजिटेशन मीन्स अ ग्रुपिंग या समेशन भी लिख सकते हैं। वेजिटेशन मीन्स अ ग्रुपिंग ऑफ, वेजिटेशन मीन्स अ ग्रुपिंग ऑफ, ग्रुपिंग अंडरलाइन कर लीजिए। ग्रुपिंग समझते हैं, ग्रुप बनाना। ग्रुप का मतलब होता है डिफरेंट चीजों को मिलाना, समझ में आया, उसको ग्रुप कहा जा सकता है। इट इज क्लियर। अब ये तो आप नहीं कह सकते ना ग्रुप ऑफ पोटैटो, अब आलू का ग्रुप कैसे होगा? हम 5 सब्जियां होंगी, सब आप मिक्स वेज कह सकते हैं, ग्रुप। तो आपने क्या लिखा? वेजिटेशन मीन्स अ ग्रुपिंग ऑफ, आपने ग्रुपिंग अंडरलाइन किया, ग्रुपिंग ऑफ लिखिए डिफरेंट काइंड ऑफ, और डिफरेंट काइंड को अंडरलाइन कीजिए, ग्रुपिंग ऑफ different kind of, grouping of, लिखिए different kind of, grouping of, different kind of, kind को अंडरलाइन कीजिए बड़े KING, different kind of, मतलब वेजिटेशन कह रहा है ग्रुपिंग है किसके? डिफरेंट काइंड, और किसके डिफरेंट काइंड के? और लिखिए ट्रीज, ट्रीज, ट्रीज कॉमा क्रीपर्स। अब क्रीपर्स समझते हैं? क्लाइंबर, लताएं, बेल, वो लता नहीं ऊपर चढ़ जाती है, क्रीपर्स। लिखिए CREEPERS, क्रीपर्स लिखा आपने। डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज कॉमा क्रीपर्स कॉमा श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स, श्रब्स कॉमा बुशेस, हाँ बुशेस, BUSHES, बुशेस, BUSHES, बुशेस, BUSHES। बड़े भाई 10 बार बोल दिया मैंने बी, आपने बी लिखा है, BUSH, गुड। चलिए कोई होता है मेरे साथ भी होता है। इज इट क्लियर? तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज कॉमा क्रीपर्स कॉमा श्रब्स कॉमा बुशेस कॉमा ग्रासेस कॉमा ग्रासेस, सब बताएंगे, सब बताएंगे। है पार्ट है ग्रासेस कॉमा एल्गी एटसेट्रा, एल्गी एटसेट्रा, ALGA AE एटसेट्रा ETC एटसेट्रा। ठीक, अब सुनिए सभी लोग बच्चे, सबसे पहले याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वेजिटेशन, कि वेजिटेशन क्या होता है, देखिए पहले ध्यान से सुनिए, व्हाट इज वेजिटेशन, कि वेजिटेशन क्या होता है। तो देखिए अगर ऐसा होता है वेजिटेशन क्या होता है, तो सबसे पहले बात तो बोलेंगे कि वेजिटेशन सर एक ग्रुपिंग है, समेशन। क्या है? ग्रुपिंग है या समेशन है। किसका समेशन है? डिफरेंट काइंड का। किसका? डिफरेंट काइंड का। और डिफरेंट काइंड में क्या आता है? पेड़, ट्रीज, जिसको भी आपने कहा। ट्रीज के बाद मैंने क्या कहा? क्रीपर्स। क्रीपर का मतलब हो गया जो लताएं बेल के ऊपर चढ़ जाती हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा? श्रब्स। देखिए बच्चे, श्रब्स का मतलब क्या है कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो हरी भरी छोटी छोटी झाड़ियां दिखती हैं ना, हरी भरी ग्रीन छोटी मोटी झाड़ियां दिखती हैं, यानी छोटे पेड़, ऐसे सोचिए, उसी को क्या बोलते हैं? श्रब्स। लेकिन आप अभी इस कैंपस के बाहर सूखी झाड़ियां थी जिसमें आग लगा कर खत्म कर दिया गया, तो जो सूखी झाड़ी होती है उसी को बूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूस। यानी देयर आर 2 टाइप ऑफ झाड़ी, वन इज हरी भरी, सेकेंड इज सूखी सूखी। आई बात समझ में? तो जो हरी भरी झाड़ी है उसी को आप श्रब्स बोलते हैं, जो सूखी झाड़ी है उसी को क्या बोलते हैं? बूसेस। तो बूसेस भी पढ़ना है। फिर मैंने क्या बोला? ग्रास, यानी ग्रासेस भी पढ़ना है। फिर मैंने क्या बोला? एल्गी। इसका मतलब है कि अगर जो टीचर आपको बोलते हैं फॉरेस्ट पढ़ना है, तो वो तो पेड़ पढ़ा कर चले जाएंगे। तो जब वो पेड़ पढ़ा के चले जाएंगे तो बाकी का ये झाड़ी, घास,
काई लाइकेन कौन पढ़ाएगा? मैं और हम, तो मेरे जिम में आया। इसका मतलब है जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ पेड़ नहीं पढ़ेंगे, आप एक एक चीज नेचर का पढ़ेंगे। एल्गी का मतलब होता है काई। काई समझते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए वो हैंडपंप नहीं होता, कुएं हैंडपंप के पास हरे हरे रंग के वो चीखने वाले नहीं जम जाते हैं, जिस पर कभी कभी हम लोग फिसल के हाथ पैर तोड़ लेते हैं। गुड एक्सपीरियंस। तो याद रखिएगा कि वो जो हरा हरा काई जम जाता है उसको एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी। एल्गी का मतलब है माइक्रो प्लांट। क्या है? माइक्रो प्लांट। इसका मतलब मैं आपको पेड़ से लेकर के एक एल्गी तक का सफर करूंगा, इसी को बोला जाता है वेजिटेशन। तो पहले आप लोग समझ गए वेजिटेशन क्या होता है, अब कभी नहीं भूलेंगे। तो नेचर में जो भी हरे रंग का है वो सब वेजिटेशन है। नेचर में जो भी ग्रीन रंग का है मतलब पेड़ पौधे से रिलेटेड वो सब क्या है? वेजिटेशन कहलाता है। यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन बड़े भाई हेडिंग पढ़िए तो इस चैप्टर का क्या कहा है मैंने? नेचुरल वेजिटेशन। और डेफिनेशन किसका दिया है मैंने आपको? सिर्फ वेजिटेशन। कितनी अजीब बात है, हेडिंग है नेचुरल वेजिटेशन और टीचर डेफिनेशन क्या दे रहा है? सिर्फ वेजिटेशन। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वेजिटेशन एंड वेजिटेशन। लीजिए हो गया पेपर। टीचर हेडिंग दे रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन और पढ़ा क्या रहे हैं? वेजिटेशन। अगर इसी पर किसी बच्चे ने क्लास में चिल्ला कर आराम से पूछा होता कि सर नेचुरल वेजिटेशन फिर क्या है, तो क्या जवाब दिया जाए? एक बात याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, आपको इससे बहुत बड़ा अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए बड़े भाई, जैसे मान लीजिए अगर सपोज आपके घर में खेत कर रहा है, ठीक है, खेती होगी, धान चावल फसलें, इसका मतलब है आपने खेती की है, ह्यूमन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास ऊंचे पहाड़, उस पर भी तो पेड़ पौधे जंगल है, क्या आपने अपने हाथ में लगाए? वो कहाँ से आया? नेचुरल है। इसका मतलब है अगर आदमी हाथ लगाता है तो शायद वो एग्रीकल्चर कहलाता है। जब आदमी हाथ लगाता है तो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। लेकिन जिसको नेचर ने दिया है वो क्या कहलाता है? वेजिटेशन। अब समझ में आया? एग्रीकल्चर और वेजिटेशन क्या है? वेजिटेशन नेचर बना दिया और एग्रीकल्चर हम बना करते हैं। लेकिन जब मैंने नेचुरल वेजिटेशन कहा, इसका मतलब ऐसा वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन का हाथ नहीं हो, जो अकॉर्डिंग टू नेचर। लिखिए, आया बात समझ में? तो जहां आदमी का हाथ लग गया वहां से बर्बाद दिया, मतलब एग्रीकल्चर है। और लेकिन नेचर अगर लगा रही है तो वो क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन लिखकर कैसे लिखें? दोनों की डेफिनेशन क्या है? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसका अर्थ समझना होगा, तभी जंगल पढ़ा पाएंगे। और याद रखिए मेरी बात सुनते रहिए, मैं आप लोग के दिमाग में ही जंगल लगा दूंगा। लिखिए, चिड़िया नेचुरल वेजिटेशन लिखिए कैसे? लिखिए, such vegetation which is found, such vegetation which is found, such vegetation which is found, such vegetation which is found in any natural geographical area, such vegetation which is found in any natural geographical area, in any natural geographical area, in any natural geographical area, according to the climate of that 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 area, without any human interference, 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 is called natural vegetation, is called natural vegetation, is called natural vegetation. पूरी बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है तो आप सिंपल ये बात बोलना बच्चे कि देखिए सर, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो किसी ज्योग्राफिकल एरिया में वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पाया जाता है, उसमें किसी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर इस पहाड़ के ऊपर जंगल है तो हम और आप जाकर नहीं लगा रहे हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन है। लेकिन अगर उस जंगल को साफ करके अगर हम खेती कर दे रहे हैं तो खेती नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती, वो एग्रीकल्चर कहलाती है।
इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट है, जैसा क्लाइमेट होगा वैसा क्या होगा, जंगल होगा। क्योंकि देखिए अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जैसी बारिश वैसा जंगल, अभी मैंने यही बताया ना आप लोगों को कि जैसी बारिश होगी वैसा जंगल होगा। इसका मतलब है कि जो जंगल है वो बारिश को फॉलो करता है। क्या ये कहा जाए कि वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन फॉलो द रेनफॉल पैटर्न? सही है, लिखिएगा नेचुरल वेजिटेशन फॉलोज द क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न। नेचुरल वेजिटेशन फॉलोज the climate and rainfall pattern. The climate and rainfall pattern. Please always remember that. Is it clear? आप हमेशा याद रखिएगा कि कहीं का भी नेचुरल वेजिटेशन है वो हमेशा दो चीज को फॉलो करता है बच्चे, एक तो क्लाइमेट को फॉलो करेगा और दूसरा किसको फॉलो करेगा, बारिश को। तो मैंने पहले ही आपसे कहा जैसी बारिश वैसा जंगल, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये तो मैंने कहा है। इसी तरह एक जर्मनी का थिंकर था जिसका नाम था कॉपेन। कॉपेन ने एक स्टेटमेंट दे दिया। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। गुड, अब समझिए एक जर्मन थिंकर था जिसका क्या नाम था, कोपेन। कोपेन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। कोपेन ने क्या दिया, अपना एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में कोपेन ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल वेजिटेशन इज इंडेक्स। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, यानी नेचुरल वेजिटेशन क्लाइमेट का इंडेक्स है। मतलब नेचुरल वेजिटेशन को देखकर आप समझ जाएंगे यहाँ कैसा क्लाइमेट है। जंगल देखकर पता लगा लेंगे अच्छा यहाँ बारिश होती है, और जहाँ ऊँट चल रहा है वहां देखकर क्या पता करेंगे भाई यहाँ बारिश ही नहीं होती, रेत है तभी तो ऊँट चल रहा है। समझ में आया? इस बात को याद रखिएगा। लिखिए जर्मन थिंकर कोपेन स्टेटेड दैट, जर्मन थिंकर कोपेन, KOPPEN, जर्मन थिंकर कोपेन स्टेटेड, KOPPEN, जर्मन थिंकर कोपेन स्टेटेड, मतलब स्टेटमेंट दिया, स्टेटेड दैट। और बच्चे इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर देना, ये हर जगह चिपकाने के काम आएगा। लिखिए नेचुरल वेजिटेशन इज इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। Natural vegetation is index of climate. 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 इसका मतलब है कि कोपेन साफ ये कहता है बच्चे कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्लाइमेट में क्या है, वो क्लाइमेट में क्या है, इंडेक्स है। इसको पूरे को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको सभी लोग अंडरलाइन कर दीजिए। क्लाइमेट, पूरी बात समझ में आ गई? यानी नेचुरल वेजिटेशन जो है बच्चे वो क्लाइमेट का क्या है, वो इंडेक्स है। यानी जैसा क्लाइमेट होगा वैसा जंगल होगा। और कभी भी मेंस में लिखने के दौरान कभी कोई ज्योग्राफिकल एसे लिख रहे हैं आप, कोई ज्योग्राफी नहीं लिख रहे हैं जहाँ एनवायरनमेंट की बात हो, और देखिए सब कुछ तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये लाइन हर जगह चिपका दिया कीजिएगा। नेचुरल वेजिटेशन इज इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, कहीं पर भी। अरे साफ सफाई को लेकर करने की बात नहीं चिपका दी, क्योंकि पेड़ पौधे तो हर चीज में आते हैं। तो ये लाइन है। अच्छा ये ऊपर देख लो, कोई नहीं, कौन है तो आए, कौन है तो आए, कौन आया तो दिक्कत नहीं, आया तो ज्यादा दिक्कत आया। चलिए आप लोगों ने तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि नेचुरल जो इंडेक्स है वो वेजिटेशन क्लाइमेट इंडेक्स। अच्छा चलिए अभी हम सब कुछ बायोलॉजिकल बात करते हैं। मैंने सुना है कि हम आप लिविंग गुड पेड़ पौधे में लिविंग है, ठीक। चलिए लिविंग का कैरेक्टर बताइए क्या है, लक्षण जिससे आपको पता चला कि मैं लिविंग हूँ। पहला लक्षण है फूड, क्या फूड। इसका मतलब हमारा आपका फूड है, क्योंकि लिविंग का नेचर है वो फूड करेंगे। तो क्या पेड़ पौधों का भी फूड है?
एकदम। तो आपको तो आपका फूड पता है, दाल चावल रोटी हरी सब्जी फल फूल खांसी की दवा। क्या उसी तरह पेड़ पौधों का भी फूड है? क्या है? दो ही चीज, सिर्फ दो ही चीज, एक सनलाइट, दूसरा वाटर। कोई दिक्कत नहीं? लिखिए देयर आर टू बेसिक एसिड। जमीन को उगने के लिए खाने की चीजें होनी चाहिए। हाँ जमीन खाएगा कैसे? मान लीजिए हम घर में रहते हैं, रहना ही काफी है। लिखिए देयर आर टू बेसिक एसेंशियल्स, देयर आर टू बेसिक एसेंशियल्स फॉर वेजिटेशन, देयर आर टू बेसिक एसेंशियल्स, टू बच्चे TW, हाँ ठीक है गुड, देयर आर टू TW मतलब दो, देयर आर टू बेसिक एसेंशियल फॉर वेजिटेशन, फॉर वेजिटेशन। चलिए पहला पॉइंट बनाइए, पहला पॉइंट लिखिए सन रेज, पहला पॉइंट बनाइए, लिखिए सन रेज, टू बेसिक एसेंशियल फॉर वेजिटेशन, एसेंशियल्स फॉर वेजिटेशन। पहला पॉइंट क्या बनाया है? लिखना है सन रेज, ब्रैकेट में लिखिए टेंपरेचर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? टेंपरेचर। एक बात सभी लोग याद रखिए, जब भी मैं सन रेज की बात करूंगा वही टेंपरेचर, वही क्या है? टेंपरेचर है। और जब भी मैं टेंपरेचर की बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ सनरेज है, उसके अलावा कुछ नहीं। प्लीज सभी बच्चे याद रखिएगा, सनरेज मतलब टेंपरेचर, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा लिखिए, जैसे आपने वाटर कहा था ना बेटा, वाटर का क्या बोलना चाहती है? कहाँ का वाटर? नदी का, तालाब का, झील का, कहाँ? समुद्र का, कहाँ का वाटर? ग्राउंड वाटर। देखिए एक सेकंड में आप लोग गलती कर रहे हैं, वाटर का मतलब ग्राउंड वाटर नहीं हो सकता कभी भी। ग्राउंड वाटर में आप रिएक्शन भी कर दीजिए, वाटर मतलब सिर्फ बारिश होता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। और मैंने कहा था जैसा बारिश वैसा जंगल है, तो जब भी पानी की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए रेनफॉल, और ब्रैकेट में लिखिए वाटर। समझ में आया? रेनफॉल ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? वाटर। तो प्लीज सभी बच्चे याद रखिएगा, सभी लोग, कि वेजिटेशन के लिए दो ही बेसिक एसेंशियल्स होते हैं। पहला एसेंशियल्स होता है टेंपरेचर, और जब भी मैं टेंपरेचर की बात करूं सिर्फ और सिर्फ सनरेज आएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? सनरेज। और दूसरी बात हम लोग जानते हैं पानी भी चाहिए, गुड। तो अगर पानी चाहिए तो पानी का मतलब आप लोग क्या समझेंगे? सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल, सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी। ये चीज क्लियर है? ठीक। बिना पढ़ाए आपसे मेरा एक क्वेश्चन है बच्चे, मैं भारत को दो कैटेगरी में बांट देता हूँ, एक साउथ इंडिया और एक नॉर्थ इंडिया। क्या बांटा मैंने? एक साउथ इंडिया और एक नॉर्थ इंडिया। मुझे सोच समझ के बताइए कहाँ के जंगल पुराने हैं, साउथ इंडिया के या नॉर्थ इंडिया का? एकदम समझ में आ रहा है, क्योंकि साउथ इंडिया पहले था, नॉर्थ इंडिया नहीं था। और जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि साउथ इंडिया के अगर जंगल का एज 1 लाख ईयर है, कितना? 1 लाख ईयर है, तो नॉर्थ इंडिया के उसी जंगल का एज सिर्फ आपको 1000 ईयर। अब इमेजिन कीजिए कहाँ 1000 ईयर, कहाँ 1 लाख ईयर। समझ में आया? इतना ज्यादा पुराना। लिखिए पॉइंट बनाकर, साउथ इंडियन वेजिटेशन इज older than North Indian vegetation. South Indian vegetation is older than North Indian vegetation. South Indian vegetation is older than North Indian vegetation. प्लीज आप इस बात को याद रखिएगा कि साउथ इंडिया का जो वेजिटेशन है वो नॉर्थ इंडिया के वेजिटेशन से क्या है बच्चे? बहुत ही ओल्डर है, बहुत ही पुराना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक। अच्छा, अब इसको समझने के बाद अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करूँगा कि वेजिटेशन का सारा टाइप पढ़ाना शुरू करूँगा। ये चीज़ क्लियर? आप लोग क्या कीजिएगा कि मैं जितना भी टाइप पढ़ाकर भेजूँ, क्लास 11 की एनसीईआरटी में यही हेडिंग है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी में हेडिंग है नेचुरल वेजिटेशन, मैंने उसी की कॉपी की। आ गया समझ में? बुक में गाइड में क्या लिखा है लेकिन मुझे वो सब नहीं पता, मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे क्या पता। हाँ, एनसीईआरटी ने नेचुरल वेजिटेशन का हेडिंग दिया है। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा प्लीज क्लास 11 की एनसीईआरटी का नेचुरल वेजिटेशन इसके साथ मिलाकर पढ़ लीजिएगा, कम से कम 4 बार पढ़ लीजिएगा। नोट्स में अगर कुछ अपडेट करना होगा तो उस बुक से अपडेट कीजिएगा। ऐसा कर लीजिएगा यूपीएससी का या पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स और बुक से बाहर नहीं रहेगा, जहां तक मुझे पता है। उसका अगला क्वेश्चन करंट का अपडेशन भी आप लोग को कमांड करूंगा।
अगर आप लोग खुद से कर लेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, नहीं तो मैं करके दूंगा, बात खत्म। लेकिन अगर आप खुद नेट्स का यूज करना है तो खुद भी कर लीजिए, अदरवाइज मैं तो पूरा करके देना है, ठीक है। तो वो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन जैसे 11th की एनसीईआरटी की बुक का वो साथ में जरूर पढ़िएगा। अब आप लोग पॉइंट बना के लिखिए टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब मैं आपको वेजिटेशन के टाइप बताना शुरू कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। प्लीज आप लोग अपने दिमाग में टॉप फ्लोर पर सिर्फ इतना रखिएगा क्लियर कि जैसी बारिश वैसा जंगल, जैसा क्लाइमेट होगा वैसा ही क्या होगा बच्चे, जंगल। इतना याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने कहा टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो चलिए अब मैं आपको एक एक वेजिटेशन के टाइप पढ़ाना शुरू करता हूँ। यकीन मानिए कोई भी टाइप नहीं छोड़कर, बेस्ट क्लास नोट्स और बेस्ट लेक्चर का एस आई मेड फॉल्स प्रॉमिस, मैं फिर आपको ये झूठा वादा कर रहा हूँ। बेस्ट क्लास नोट्स और बेस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लेकिन जैसे बोलूंगा वैसे समझते चलिएगा, आपके दिमाग में जंगल लग जाएगा। इज इट क्लियर? तो जैसे मैंने कहा टाइप, तो अगर आपको भारत के वेजिटेशन का टाइप बनाना है तो टाइप कैसे होगा, डायरेक्ट जंगल का नाम नहीं लिखेंगे, ये गलत है। जैसे जनरली टीचर्स पढ़ा देते हैं, मैंने क्या बोला, जैसा क्लाइमेट होगा वैसा जंगल होगा। तो सबसे पहले भारत की क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल। तो हर एक जंगल के पहले क्या नाम लगेगा, ट्रॉपिकल। समझ में आया? लिखेंगे भी तो पहले ट्रॉपिकल वर्ड यूज करके। तो चलिए पहले जंगल का नाम लिखिए ट्रॉपिकल, लिखिए ट्रॉपिकल ऑब्लिक इक्वेटोरियल, ऑब्लिक इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल ऑब्लिक इक्वेटोरियल, ऑब्लिक ह्यूमिड एवरग्रीन, ह्यूमिड एवरग्रीन, ह्यूमिड एवरग्रीन, ऑब्लिक रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन, रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन, रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन। अब देखिए सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे, भारत की क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। क्या है भारत की क्लाइमेट? ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल नहीं है, इक्वेटोरियल नहीं है। लेकिन जरा देखिए इस टीचर की गलती कि वो इक्वेटर के बाद आपको नहीं पा रहा है। फिर मैंने अगला जंगल क्या बोला है, ह्यूमिड एवरग्रीन, फिर उसी को मैंने रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन कहा। तो बच्चे याद रखिएगा, कहा जाता है कि भारत का ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है सेम फॉरेस्ट ही इक्वेटर पर है। इसका मतलब है इक्वेटर पे जैसा फॉरेस्ट है वैसा ही फॉरेस्ट कहाँ मिल रहा है, इंडिया में भी। तो एक तीर से दो शिकार, पढ़ा लूँ इंडिया और साथ साथ क्या घुमा दूंगा, इक्वेटर का सेंटर, दोनों कंप्लीट। आया ट्रिक समझ में? तो पढ़ा तो रहा हूँ इंडिया, लेकिन यही जंगल इंडिया में भी मिल रहे हैं, और वही जंगल कहाँ मिल रहे हैं, इक्वेटर पर भी। तो इंडिया के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप इक्वेटर के जंगल को भी पढ़ रहे हैं। आगे समझ में? तो अब इसको बोल चाल याद रखिएगा कि पहला जंगल है एवरग्रीन जंगल। कौन सा कैसा जंगल है, एवरग्रीन। इसका मतलब है एवरग्रीन जंगल है। तो देखिए इसको एक ट्रिक से समझा देता हूँ, यकीन मानिए आप घर में नोट्स का रिवीजन नहीं भी करते हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरी आवाज सुन ली है, इतना बहुत है मेरे लिए। ऐसा सोचिए इतना एहसान है आपका कि आपने मेरी आवाज सुनी, मैं ये होके करके दे दूंगा। ये चीज क्लियर? क्वेश्चन नहीं जाना। तो जैसे मैंने कहा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इसका मतलब एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब हरे भरे, इसका मतलब हमेशा हरे भरे हैं, ठीक है। तो बच्चे हरे भरे हमेशा। तो देखिए एक बात याद रखिए, मान लीजिए कोई बहुत अच्छे घर से हो, मजबूत घर से हो, पूरा खाता पीता घर हो, तो देखिए 6 फीट का वो कॉम्प्लेन कोई दिखेगा। कोई हमारे तरह कमजोर घर का रहा तो 5 फीट का आपको कुपोषित माल न्यूट्रिशन वाला लड़का दिखेगा। ये चीज क्लियर? यही होगा। इसका मतलब फूड का बहुत असर होता है। तो अगर ये जंगल हरे भरे हैं तो क्या इनको फूड मिल रहा है? मिल रहा है ना, तभी तो हरे भरे हैं। और पेड़ पौधे का फूड क्या है, सनलाइट और वाटर। यही तो 2 चीज बताया। तो बताइए यहाँ सनलाइट वाटर ज्यादा है या कम है? बात खत्म। ट्रिक समझ में आया? अगर सदाबहार है इसका मतलब खूब आपको भोजन मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर भी हाई और ह्यूमिडिटी भी क्या है, हाई। चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट बना के लिखना शुरू कीजिए। देखिए कितना इजी है इसको समझना। लिखिए पहले पॉइंट बना के लिखिए, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखिएगा 27 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर, ठीक है। कितना लिखा आपने, 27। इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ कहाँ पहुंच जा रहा है बच्चे,
27 तक पहुंच जा रहा है। इट इज क्लियर। तो टेम्परेचर भी हाई है। फिर तुरंत अगला पॉइंट बना के लिखिए, हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल यानी बारिश भी ज्यादा है। हैवी रेनफॉल, क्या आप में से कोई बताएगा हैवी रेनफॉल का मतलब क्या होता है? क्या होता है हैवी रेनफॉल का मतलब? That's the marvelous answer, एकदम सटीक जवाब। जहां भी बारिश 200 cm से ऊपर होती है उसी को क्या बोला जाता है? हैवी रेनफॉल। लिखिए, बहुत अच्छा, ब्रैकेट में लिखिए, मोर देन 200 cm रेनफॉल। मोर देन 200 cm रेनफॉल। मोर देन 200 cm रेनफॉल यानी 200 सेंटीमीटर से जहां बच्चे बारिश ज्यादा होगी उसी को क्या बोला जाता है? हैवी रेनफॉल। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर हैवी रेनफॉल है, इसका मतलब है बारिश यहाँ पर क्या हो रही है बच्चे? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है। आ गया समझ में? तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर जो बारिश है वो 200 cm से क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, उसी को बोला जाता है हैवी रेनफॉल। इट इज क्लियर। फिर लिखिए रेनफॉल डे। रेनफॉल डे, रेनफॉल डे। अब आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज रेनफॉल डे? रेनफॉल डे क्या होता है? नहीं, ये जनरल थॉट है, ये नहीं होता। अगर कोई आपको ये बोले कि ये रेनफॉल डे है तो ये मत सोचना सारा दिन बारिश हो रहा है। ये लॉजिक है, याद रखना, ये लॉजिक है। रेनफॉल डे डैश देके लिखिए 2.4 इंच रेनफॉल। 2.4 इंच रेनफॉल। रुकिए, आप लोग शायद नहीं लिखा है, पेन कहाँ चला गया? यही तो था। अच्छा, एक और था ना यहाँ पे। गुड, ओके। 2.4 इंच ऐसे लिखते हैं। लिखिए 2.4 इंच रेनफॉल। अब सुनिए, जिस दिन बारिश 2.4 इंच होगी उसको क्या बोला जाएगा? रेनफॉल डे। क्या बोला जाएगा? रेनफॉल डे। याद रखिए, मैंने पहले कहा है ज्योग्राफी है, एक वर्ड का मतलब निकाल देगा तो कॉन्सेप्ट जीरो हो जाएगा। ज्योग्राफी की एक खूबी है, इसे एक एक वर्ड का मतलब है। अगर कोई बोले हैवी बारिश हो रही है तो बारिश 200 cm प्लस है। कोई बोले ये रेनफॉल डे है, मतलब वर्षा का दिन है, बारिश का दिन है, ये मत सोचिएगा बारिश हो रही है, बारिश का दिन है, रेनफॉल डे है, इसका मतलब है 2.4 इंच से ज्यादा बारिश है। तो जिस दिन बारिश 2.4 इंच है वो रेनफॉल डे है। तो सोचिए यहाँ पर एक तो बारिश हो रही है हैवी और लगभग सालों भर हो रही है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होती है? सालों भर बारिश होती है। यानी जंगल का नेचर है कि यहाँ पर क्या है? सालों भर बारिश हो रही है। समझ में आया? तो तुरंत पॉइंट बना के लिख लीजिए रेगुलर रेनफॉल। मतलब आपके दिमाग में क्या है? यहाँ रेगुलर रेनफॉल होती है, रेगुलर रेनफॉल, रेगुलर रेनफॉल। आगे समझ में? यानी एक तो रेगुलर रेनफॉल हो रही है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है, 2.4 इंच हो रही है, और टेम्परेचर भी हाई है, यानी तापमान भी खूब है, टेम्परेचर भी खूब है और पानी भी खूब है। तो पौधे को यही तो चाहिए, यही तो चाहिए ना। ठीक, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ ह्यूमिडिटी अप्रोक्स 80% है। लिखिए ह्यूमिडिटी डैश अप्रोक्स 80%, ह्यूमिडिटी डैश अप्रोक्स 80%, ह्यूमिडिटी डैश अप्रोक्स 80%। तो बताइए यहाँ ह्यूमिडिटी कितनी है? लगभग 80%। अब जरा सोचिए कि लगभग 80% ह्यूमिडिटी, 80 बोला मैंने, 80, तो 80% ह्यूमिडिटी है। और आपको याद है रेनफॉल चैप्टर में मैंने बताया था कि परसेंटेज में जो हम जिसको मेजर करते हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। क्या होता है वो? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। और मैंने आपसे कहा था कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए तो बारिश हो जाती है। तो सोचिए 80% है, सिर्फ 20% ही कम है। अगर होता तो पता चला जमीन में बारिश हो जाती। आप ये भी तो देखिए, इसका मतलब यहाँ जबरदस्त ह्यूमिडिटी है, जबरदस्त टेम्परेचर है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए साइंस, नेचर देखिए, याद देखिए, टीचर आपको प्रूफ करके देगा कैसे वेजिटेशन का रूप यहाँ पर बना, और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये वही एरिया है, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई है। इसका मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस मडी होगा, मॉइस्ट होगा, मॉइस्ट एंड मडी सरफेस होगा, क्योंकि खूब पानी ह्यूमिडिटी है। लिखिए मॉइस्ट एंड मडी सरफेस, मॉइस्ट एंड मडी सरफेस, मॉइस्ट एंड मडी सरफेस, यानी सरफेस मॉइस्ट भी है और सरफेस मडी भी है, मॉइस्ट एंड मडी सरफेस। तो सरफेस मॉइस्ट भी हो गया बच्चे, और सरफेस क्या हो गया? मडी भी हो गया। अब चलो क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए सब, और अपने दिमाग से आंसर को बनाइए। मैंने क्या बोला?
ना अब आप लोग इतने खुद में लायक हो चुके हैं, अपने रास्ते पे चल सकते हैं। मेरे जैसे किसी की जरूरत नहीं कि वो आपको बताएगा, बस मैं जोड़ रहा हूँ। देखो ध्यान से, मडी है, क्लियर है, टेम्परेचर भी हाई है, तो पौधे को जन्म लेने के लिए, जमीन से ऊपर आने के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी तो चाहिए। जैसे गर्मियों के दिन में वो काले चने को हम कपड़े में बांध के रखते हैं ना, बर्ड्स निकल जाता है, फूले हुए जो चने में निकल जाता है, अंकुरित हो जाता है, वो बर्ड्स जो निकलता है वो क्या है, वो पौधे का जन्म ही तो है, वही तो जन्म है। तो क्या यहाँ पर धीरे धीरे पौधे जन्म लेंगे, एक तरफ या हर तरफ? हर तरफ लेंगे, क्योंकि हर तरफ टेम्परेचर है, हर तरफ ह्यूमिडिटी आई है। तो जब पौधा जन्म लेगा, क्या उसको खाना पीना मिल रहा है? इसका मतलब वो बड़ा होगा, एक बड़े होंगे या सारे? तो जब धीरे धीरे सारे पौधे बड़े होंगे, तो कोई छोटा पौधा प्लांट बड़ा होता है तो किस में बदल जाता है? ट्री में। तो यहाँ पर पौधा किसके रूप में हो जाएगा? ट्री में। वेजिटेशन किसके रूप में हो जाएगा? ट्री में। इसलिए इक्वेटर पे क्या मिलेगा? फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन किसके रूप में होगा? ट्री के रूप। लिखिए, समझ में आया? पेड़ बनने का भी कहानी होता है, ऐसा नहीं हो जाता कि पेड़ बन जाए। गुड, तुम नहीं बनोगे। ओके, पॉइंट बना के लिखिए सभी लोग। वेजिटेशन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। Vegetation is found in the form of tree. Vegetation is found in the form of tree. तो vegetation किसके फॉर्म में मिलेगा बच्चे? पेड़ के। Vegetation is found in the form of tree. और देखिए, मैंने आपसे एक बात क्या कहा था कि vegetation एक समेशन है तरह तरह के पेड़ का। पहले मैंने पेड़ बना के दिखा दिया, याद रखिए। पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ उसको बनाना भी है कि सर कैसे पेड़ बना, कैसे झाड़ी बना, कैसे काई बना, हर चीज को समझना है। तो आप यहाँ पर ऐसी चीज को इमेजिन कीजिए कि वेजिटेशन किसके रूप में बदल गया? पेड़ के रूप में। तो यहाँ एक पेड़ होंगे या सारे पेड़ होंगे? सारे पेड़ होंगे। तो जब ये पेड़ हो गया तो इनको खाना पीना तो मिल ही रहा है, तो ये कमजोर हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या मैं इसको हार्ड फॉरेस्ट कहूँ? कठोर जंगल। लिखिए हार्ड फॉरेस्ट और हार्ड वुड्स। लिखिए हार्ड वुड्स या रिजिड वुड भी लिख सकते हैं, रिजिड, RIGID। हार्ड फॉरेस्ट या रिजिड फॉरेस्ट भी, रिजिड वुड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जानते हैं एक वुड क्या है बच्चे? लकड़ी इतनी हार्ड होती है, इतनी कठोर होती है, कुल्हाड़ी तोड़ देती है। कुल्हाड़ी समझते हैं? एक्स इफेक्ट वाला नहीं, एक्स। लिखिए ब्रैकेट में एक्स ब्रोकन, एक्स ब्रोकन, कुल्हाड़ी तोड़ देती है। ये नहीं सोचिएगा कि मुंह में चले जाएंगे और पेड़ काट के ले आएंगे। समझ में? क्या किस चीज का स्पेलिंग? एक्स का, AXE, एक्स। गुड, एक्स ब्रोकन, ब्रोकन भी लिखना है, BROCKEN। हाँ, उसी हार्ड फॉरेस्ट को तो उसी पेड़ को कहा गया कि कठोर जंगल है, लकड़ियां कठोर है, जम कर खा पी रहे हैं। तो नेचर से, हाँ, नेचर ने को गिफ्ट दिया है कि आपको हर चीज तो मिल ही रहा है, पानी मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, तो यहाँ की लकड़ी क्या होगी? हार्ड होगी। यही है हार्ड वुड। इसी को आप रिजिड वुड, कठोर जंगल बोलते हैं, हार्ड फॉरेस्ट कहते हैं। समझ में आया? और एक्स ब्रोकन मतलब कुल्हाड़ी तोड़ देंगे ये लकड़ियाँ। सोचिए ये कितना टफ होता है। ठीक, अच्छा चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर मैं लेकर जा रहा हूँ। सभी लोग जरा ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये बताइए कि दो पेड़ों के बीच की दूरी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। तो जंगल हल्के होंगे या डेंस होंगे? क्या मैं इसको डेंसियस्ट फॉरेस्ट कहूँ? लिखिए इट इज द डेंसियस्ट फॉरेस्ट। देखते चलिए सब दिखेगा बच्चे। इट इज द डेंसियस्ट फॉरेस्ट, सबसे घना जंगल। यानी इक्वेटर का भी कॉन्सेप्ट बन रहा है और भारत का भी कॉन्सेप्ट बन रहा है। इट इज द डेंसियस्ट फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? ये डेंसियस्ट फॉरेस्ट है। क्या है ये? डेंसियस्ट फॉरेस्ट है। क्योंकि दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हर जगह खाने पीने की चीज़ है, हर जगह पेड़ होंगे। अच्छा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ये बताइएगा कि जो पौधे होते हैं, प्लांट, वो फोटोट्रॉपिक होते हैं, सही या गलत? आप फोटोट्रॉपिक समझ रही है बच्चे? फोटो समझ रही है क्या बच्चे? हाँ, डेफिनेटली फोटो का मतलब सनराइज होता है, ठीक है। तो जो सन की जो रेज है वही फोटो होती है। फोटोट्रॉपिक मतलब होता है फोटो की तरफ या सूरज की तरफ। याद रखिएगा नेचर की एक खूबी है, जो भी पेड़ जन्म लेते हैं वो हमेशा ऊपर उठते हैं।
तभी तो वो बड़े होते हैं। ऊपर उठते हैं बच्चे, याद रखिए, वो सूरज की ओर उठते हैं। किसकी ओर उठते हैं? सूरज की ओर। जा फोन है और जल्दी आने का नहीं, जल्दी। चलिए अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि जब पेड़ ऊपर उठेंगे तो किधर उठेंगे? सूरज की तरफ, सन की तरफ। जैसे मैरीगोल्ड, सूर्यमुखी का जो फूल होता है, मैरीगोल्ड होता है, वो सूरज सनफ्लावर होता है, तो वो ऊपर की ओर जो उठता है। इज इट क्लियर? तो वो सनफ्लावर क्या है? वो प्रतीक है कि वो सन की ओर उठेगा। तो उसी तरह एक बार याद रखिएगा कि ये जो पेड़ है वो फोटोट्रॉपिक होते हैं, प्रकाश की ओर उठते हैं। तो जरा केयर कीजिए कि यहाँ पर इतने सारे पेड़ लगे हैं, क्या ये लाइट की ओर नहीं उठेंगे? उठेंगे। तो इमेजिन कीजिए एक पेड़ ऊपर उठ गया है, तो क्या दूसरा पेड़ देखेगा या वो भी उठेगा? वो भी उठेगा। क्यों? सब तो मजबूत है, सबको तो खाना पीना मिल रहा है, तो एक उठेगा तो दूसरा थोड़ी बैठेगा, दूसरा भी उठेगा, फिर तीसरा भी उठेगा, फिर और भी उठेंगे। इसका मतलब सब उठना चाहेंगे, और जो जितना ऊपर उठेगा उसको उतनी ही ऊपर सूरज की रोशनी मिलेगी। तो क्या इनमें कंपटीशन हो जाएगा ऊपर उठने का? सनरेज के लिए क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा। और जो जितना ऊपर उठेगा उसको उतना ही सनरेज मिलेगा। तो ऊपर उठने के चक्कर में क्या पेड़ों की ऊंचाई नहीं बढ़ जाएगी? तो बताएंगे कि संसार के सबसे ऊंचे हाईएस्ट ट्रीज कहाँ मिलते हैं? इसी जंगल में। लिखिए, आए समझ में? पेड़ों की ऊंचाई बढ़ना ऐसा नहीं होता है, वो बड़े होते हैं, वो लाइट की ओर जाते हैं। लिखिए, द हाईएस्ट ट्री इज फाउंड हियर। द हाईएस्ट ट्रीज, the highest trees are found here. The highest trees are found here. यानी सबसे ऊंचे पेड़ कहाँ पर मिलते हैं बच्चे? वो यहीं पर मिलते हैं। Due to competition among the trees, due to competition among the trees, due to the competition among the trees, due to the competition among the trees, to get sun rays, to get sun rays, to get sun rays। तो याद रखिएगा कि पेड़ों में कंपटीशन हो जाता है बच्चे। क्या आप जितना ऊपर उठेंगे तभी क्या होगा? क्या हो गया? सन रेज, RAYS। आपने क्या लिखा था? गुड, तुमने बचा लिया। सही नियम का पालन किया। इज इट क्लियर? लिख ले बड़े भाई, ड्यू टू द कंपटीशन अमंग द ट्रीज टू गेट सन रेज। RAYS सही लिखा है ना सब बड़े भाई? ठीक। तो सन की रेस को पाना था, इसीलिए सब लोगों की ऊंचाई बढ़ती गई। और जानते हैं ऊंचाई इनकी एवरेज कितनी होती है? एवरेज हाइट होती है 60 मीटर। लिखिए, एवरेज हाइट 60 मीटर, एवरेज हाइट 60 मीटर, एवरेज हाइट 60 मीटर। 60 का है 60 नहीं 60। तो एवरेज हाइट कितनी है बच्चे? 60। अब सोचिए कि क्या 60 मीटर ऊंचा पेड़ कम होता है? 60 मीटर बहुत होता है बच्चे। ये एवरेज हाइट है, 100 मीटर ऊपर पहुंच जाती है इनकी ऊंचाई। तो सोचिए कितनी ज़्यादा ऊंचाई है? 60 मीटर। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, मैंने सुना है कि आजकल पेड़ों में ढेर सारे ब्रांच भी। तो मान लीजिए कि दो पेड़ों के बीच की दूरी कम है, दो पेड़ों के बीच की दूरी क्या है? कम है। तो क्या इनके ब्रांच आपस में मिक्स हो जाएंगे? एक के सब। और जब ऊंचाई बढ़ेगी तो सबके ब्रांच ऊपर में मिक्स हो जाएंगे, तो एक लगेगा छत सी बन गई। इसी को बोलते हैं कैनोपी। क्या बोलते हैं? कैनोपी। तो क्या मैं बोलूं? हाई कैनोपी लेयर, हाई कैनोपी लेयर। देखिए, there will be high canopy layer, there will be high canopy layer, there will be high canopy layer, there will be high canopy layer। इसका मतलब होगा बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई कैनोपी, CANOPY, हाई कैनोपी लेयर, हाई कैनोपी लेयर हो जाएगा। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई? हाई कैनोपी लेयर। अच्छा, फिर मेरा अगला सवाल आपसे बच्चे, कैनोपी लेयर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो मान लेते हैं अगर हम नीचे खड़े हैं तो पेड़ों की ऊंचाई बहुत है, सबके ब्रांच आपस में मिक्स गए, एक छत सी बन गई। तो जब सन की रेस आएगी तो किससे टकराएगी? छत से।
तो क्या वो छत रेस अंदर आने देगा? तो अंदर उजाला होगा या अंधेरा? क्या मैं इसको डार्क फॉरेस्ट कहूँ? लिखिए डार्क फॉरेस्ट, ये डार्क फॉरेस्ट, समझ में आया? यहाँ पर बत्ती भी जलती हुई लिख लीजिए डार्क फॉरेस्ट। अब पता चला कि ये फॉरेस्ट डार्क क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि कैनोपी लेयर जो है बच्चे ऊंचाई में वो सन की रेस को आने नहीं देता। इसी को बोला जाता है अंधेरा जंगल, डार्क फॉरेस्ट। क्या बोला जाता है बच्चे? डार्क फॉरेस्ट। पूरा का पूरा जंगल क्या हो गया? डार्क हो गया। आ गया समझ में? अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसको सभी बच्चे केयर कीजिएगा। कभी बारिश के दिनों में या ऐसे भी दिनों में अगर आप प्लेट्यूस की तरफ गए होंगे तो देखते होंगे भीगे भीगे पूरे पेड़, बारिश के कारण पेड़ भीगे होते हैं, तो पेड़ की जो ब्रांचेज होती हैं उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे जन्म ले लेते हैं ना। जानते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एपीफाइट। क्या बोला जाता है? एपीफाइट। क्या बोला जाता है बच्चे? एपीफाइट। ये वाई लिखा है एपीफाइट। लेकिन बट किंतु परंतु अगर मगर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अचानक आया, मेरे दिमाग में अचानक क्वेश्चन ये आया है, आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से, मेरे से भी बड़े बुजुर्ग क्या क्या किया शादी कौन? नेचर पॉइंट तो उसमें यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो आपने क्या किया होगा, कहावत है कि बड़ा पेड़ अपने आसपास छोटे पेड़ को जल नहीं देता, मान लेता, मतलब उसको उगने नहीं देता। ये क्योंकि आप कभी भी देखिएगा अगर कोई बड़ा पेड़ होगा उसके नीचे कोई पेड़ नहीं होगा, जबकि नेचर को हर जगह पेड़ रखी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर दो पेड़ हैं, इनमें से नीचे बड़े बड़े, ठीक है, और उनके बीच की दूरी कम हो या ज्यादा? कम हो। तो मान लेते हैं दोनों पेड़ों के बीच किसी छोटे से पौधे ने जन्म नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जमीन पे हर जगह पानी, टेम्परेचर है, तो उस पौधे ने जन्म लिया। तो जब वो उस पौधे ने जन्म लिया तो वो पौधा भी तो ऊपर उठेगा। लेकिन क्या कीजिए, अगल बगल एक दो बड़े पेड़ हैं, उसके सारे मॉइस्चर को खींच लेंगे, क्योंकि साइंस कहता है कि पेड़ जो है पानी अपने जड़ से नहीं ले सकते, उसके पानी को खींच लेंगे, तो बेचारे को तो पानी भी नहीं देंगे। दूसरी बात, सन की रेस तो नीचे नहीं आ रही, तो जब सन की रेस भी नीचे नहीं आ रही तो बेचारे इसको रेस भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब पौधा खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रकृति कहती है कि अगर तुम्हें जीना है तो लड़ो, या तो शिकार बन जाओ नहीं तो शिकारी बन जाओ, या तो शिकार बन जाओ नहीं तो शिकारी बन जाओ। समझ में आया? यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीता वही चंदू मॉडल। इसीलिए इस बात को सभी लोग याद रखिए, नेचर कहती है अगर तुम्हें जीना है तो मुझसे लड़ो नहीं तो खत्म करो। यही होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट इज क्लियर? अब इस बात को समझिए, यानी वो जो पौधा जन्म लिया उसको नेचर से लड़ना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन नेचर ने अगर किसी को जन्म दिया है तो मरने के लिए, तो वो बेचारा ऊपर उठना तो चाहेगा, लेकिन क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो खुद उठ पाए? नहीं, क्योंकि ना तो उसको पानी मिल रहा है ना तो उसको रेत मिल रहा है। तो क्या उसको सहारे की जरूरत पड़ेगी? तो क्या वो अपने पास वाले पेड़ को ऐसे लपेट 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 कर ऊपर चढ़ेगा? तो क्या इसी को बेल लता या क्रीपर कहते हैं? तो बताएंगे संसार में सबसे ज्यादा क्रीपर्स किस जंगल में मिलते हैं? बना दिया कैसे क्रीपर का जन्म होता है? ये क्रीपर की कहानी लिखे। मैक्सिमम क्रीपर्स आर फाउंड हियर, मैक्सिमम क्रीपर्स आर फाउंड हियर, मैक्सिमम क्रीपर्स आर फाउंड हियर। इसका मतलब है कि मैंने आपको कहा था कि जब मैं जंगल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्रीपर भी पढ़ाऊंगा, तो क्रीपर ऐसे ही जन्म लेता है। समझ में आया? तो याद रखिए, जैसे वो जो कुकुम्बर और वो जो होते हैं, अरे वो कुकुम्बर और वो सब नहीं होते, लौकी का जो कोड़ा जैसे जो भी वॉटेवर, हाँ ये सब होते हैं, दम नहीं होता ना ऊपर उठने का, कभी तो ये पेट कर ऊपर उठते हैं, यही का नेचर है। तो याद रखिए, सबसे ज्यादा क्रीपर आपको इसी एवरग्रीन वेजिटेशन जंगल में मिलते हैं। तो क्रीपर की भी कहानी है, ऐसे ही क्रीपर नहीं बनता,
तो मैंने पहले पेड़ बनाया, फिर मैंने क्या बना दिया, क्रीपर बनाया। अब जरा सभी लोग केयर कीजिए, अब आपको मैं कुछ ऐसी चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको मजा टाइप का आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है जमीन, और इस जमीन के ऊपर ये क्या है, एक पेड़। कैसे बनाता है, पेड़ बन गया, ठीक। अब इस पेड़ का ये क्या है, एक ब्रांच, इस पर भी मैं ऐसे पेड़ बना दूं, बन गया, ये क्या है, ब्रांच। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा, इधर भी बना दूं ताकि आपको दुख ना हो कि सर ज्यादा ब्रांच नहीं बनाए। इधर भी नहीं बन गया। पेड़ बन गया, ओके। अच्छा क्या कीजिए, ब्रांच पर वो छोटे छोटे पौधे जन्म लेते हैं ना, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, एपीफाइट। तो ऊपर क्या उठ गया, ट्री। ट्री के नीचे क्या बन गया, सीक्वेंस देखिए क्या बन गया, एपीफाइट। यानी पहले ट्री बना, फिर क्या बना, एपीफाइट। और नीचे ये है सहारे वाले लोग, क्या बन गया, क्या बन गया, क्रीपर। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज सिखाऊंगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप बाद में इसके ब्रैकेट में लिखेंगे, मैं भी कुछ बताऊंगा जो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे, एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आश्चर्यजनक होगी। क्या बन गया, क्रीपर। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कितने लेयर हो गए, 3 लेयर, एपीफाइट लेयर और फिर क्रीपर लेयर। इसका मतलब इस जंगल में कितने लेयर हैं, लिखिए, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ वेजिटेशन। समझ में आया? फिर ये फोटो बना लीजिए, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ वेजिटेशन, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ वेजिटेशन। ओके, सीक्वेंस ऐसे ही फोटो बना लीजिए, सीक्वेंस मिल जाएगा आपको, सीक्वेंस मत भूलिएगा। ट्री लेयर, फिर एपीफाइट और फिर क्रीपर। तुम भी वो वेरी गुड, ऐसे पढ़ाई होता है, मतलब पूरे गिर जाएंगे इसी पर। चलो सीधा बैठिए, गर्दन में दर्द हो रहा है, यहाँ तो सोने की जरूरत है, नींद कभी एक सो जाता है तो कोई नहीं, झुक जाइए, कोई नहीं, वैसे कोई रिलैक्स रहिए, बस कहने मतलब ये ऐसा नहीं बैठते, हमेशा समझाया है। क्या कर रहे हैं तो सिखाना ही है, बड़े बुजुर्गों का आ जाइए, बड़े बुजुर्गों का एक फायदा तो है कि वो सही चीज बताते हैं, ऐसे बैठना वैसे बैठने का। अब ऐसे बैठो, चलिए आगे समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये 3 लेयर आपने देखा तो प्लीज भूलिएगा नहीं, 3 लेयर, एपीफाइट लेयर एंड क्रीपर लेयर। इज इट क्लियर? 3 लेयर हो गए, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर एक बात बताइए, पेड़ों की जाति कम होगी या तरह तरह की होगी? समझ में आया? क्योंकि यहाँ तो भंडारा लगा हुआ है, तो सब लोग आएंगे खाने के लिए। लिखेंगे there would be different kind of trees, there would be different kind of trees, different kind of trees, there would be different kind of trees in a same area, in a same area,
ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस लाइन पे इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिएगा। लिखा आपने, देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ फिश इन सेम एरिया, मतलब एक ही एरिया में पेड़ों की क्या है, अलग अलग जाती है। सो इट इज इकोनॉमिक अनयूजफुल, सो इट इज इकोनॉमिकली अनयूजफुल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इट इज इकोनॉमिकली अनयूजफुल, 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 सो इट इज इकोनॉमिकली अनयूजफुल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो जंगल में पढ़ा रहा हूँ इसका इकोनॉमिक यूज है या नहीं है, तो क्या बोलिएगा? नहीं है। देखिए पूछा जाएगा कि क्यों इसका इकोनॉमिक यूज नहीं है, तो आप ये बोलिएगा कि एक ही जगह पेड़ों की अलग अलग जाति है। क्लियर है? अब जरा सोचिए, मान लीजिए अगर मुझे लकड़ी की जरूरत है तो क्या पूरा जंगल काट लेंगे या उन पेड़ों को काट लेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ती है? सारे तो नहीं काट लेते। तो मान लीजिए कि एक जगह 50 तरह के पेड़ हैं, 50 तरह के पेड़ हैं, लेकिन मुझे 11 की नीड है, तो पहले तो क्या आप इस जंगल में एक्सेस कर सकते हैं क्या? क्यों? इनको डेंस है, उस पर से क्रिटिकल है, इसका मतलब ये जंगल क्या है? अनएक्सेसिबल। लिखिए इट इज अनएक्सेसिबल फॉरेस्ट, इट इज अनएक्सेसिबल फॉरेस्ट। इट इज अनएक्सेसिबल फॉरेस्ट, मतलब कि आप इस जंगल में एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, तो मान लीजिए कि मैं चला गया इस जंगल में, सिर्फ मान लाइट तो नहीं करेगा, मान लीजिए मैं जंगल में चला गया कुल्हाड़ी लेकर, मशीन तो नहीं ले जा सकता, यहाँ तो खुद के जाने का भरोसा नहीं, तो मशीन कैसे ले जाऊँ? मान लीजिए मैं कुल्हाड़ी लेकर चला गया और लगा इस पेड़ को काटने, ये तो कुल्हाड़ी तोड़ देगी ये पेड़, फिर भी मुझमें 1000 हाथियों का बल है, मैं चला गया और झट से काट लिया ये पेड़। ओके, अब पेड़ की लंबाई कितनी है? 60 मीटर, और जंगल है इतने घने, फेंकने की भी लिमिट होती है। क्या मैं उस पेड़ को खींच कर ले आ पाऊंगा? नहीं ना। इसका मतलब है ये जंगल इकोनॉमिकली क्या है? अनयूजफुल, आप इसका इकोनॉमिक यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए गलती से अगर इसका फर्नीचर बना भी लिया, तो जितने पे कुर्सी का आदमी नहीं बैठेगा उतना तो कुर्सी का वेट हो जाएगा, उठाएगा कौन? क्योंकि ये तो कठोर भी है, हैवी भी है, इसलिए इनका इकोनॉमिक यूज नहीं होता। पूरी बात एकदम समझ में आ गई? प्लीज इस लाइन को नहीं भूलिएगा। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपसे मैंने कहा था ना कि ह्यूमन जो हम लोग लिविंग है, लिविंग का कैरेक्टर होता है, क्या कैरेक्टर मैंने आपको बताया था? फूड। उसी तरह पेड़ पौधे भी फूड लेते हैं। तो मेरा अगला सवाल है कि क्या और भी कोई लक्षण है लिविंग का या सिर्फ फूड है? क्या क्या बोला आपने? रेस्पिरेशन, सांस आना सांस जाना। वेरी गुड। ट्रांसपिरेशन कुछ नहीं होगा। चलो अब यहाँ क्या करो, हम क्या बोलेंगे? आप ग्रो होना, बड़े होना। गुड। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप थोड़ा तेज बोलिए। ग्रो नहीं, याद रखिएगा। आप बायोलॉजी के अकॉर्डिंग चलिए। नेचर में लिविंग की दो खूबी है, एक होता है जिसको आप फूड बोलते हैं लेना, इंजेक्शन, डाइजेशन सिस्टम, और दूसरा होता है एक्सक्रिएशन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएशन। गलती मत कीजिए। और आप जो कह रहे हैं बड़े होना, वो सब प्रोसेस है। वो क्या है? प्रोसेस है। अब मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो हमारा लिविंग का कैरेक्टर क्या है? अगर हम भोजन बॉडी के अंदर इंजर्ट करते हैं तो टॉयलेट बाथरूम से वेस्टेज को बाहर भी करते हैं। ये तो सिंपल है, बॉडी की बायोलॉजी है। तो ये तो लिविंग की बायोलॉजी है। तो क्या पेड़ पौधों की भी यही बायोलॉजी है कि अगर आप भोजन करेंगे तो आपका एक्सक्रिएशन सिस्टम भी होगा? पहले तो क्वेश्चन यहाँ फंस गया कि पेड़ पौधों में भी एक्सक्रिएशन सिस्टम है, क्या वो भी अपने बॉडी से वेस्टेज बाहर निकालते हैं?
लीजिए, जो टीचर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आपको पोज दे के बता रहे हैं, वही फंस गए अपने क्वेश्चन में कि लिविंग अगर भोजन करेगा तो एक्सक्रीशन सिस्टम भी तो होगा या नहीं होगा। पहले क्वेश्चन फंस गया, फंस गया, जो फंस रहा है फंस गया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं फिर जो पूछ रहा हूँ सभी सुनिए। ये जंगल क्या है? एवरग्रीन है। क्या है? एवरग्रीन। क्या आप में से आप मुझे बताएंगे एवरग्रीन क्या होता है? कि किसको बोलते हैं एवरग्रीन? क्या मतलब एवरग्रीन का? नहीं, एवरग्रीन का मतलब क्या? वो तो बारिश का मतलब था। एवरग्रीन का हरा भरा, हरा भरा का क्या मतलब है? पत्ते हमेशा रहेंगे या गिरेंगे? हमेशा रहेंगे। गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? वीर क्या बात हुई? गिरते भी होंगे। बोलिए देखिए, एक बात मैं आपको पहले बताया, आपने इन्होंने जो भी अभी कहा है, इन्होंने 100% सही कहा है, 100% सही। हो सकता है सीक्वेंस में नहीं बोला, पर इन्होंने बहुत सही जवाब दिया। एक चीज क्लियर कीजिए, जब बॉडी की बायोलॉजी है फुट और आउट करना, तो कोई भी लिविंग है उसकी बायोलॉजी होगी। यानी पेड़ पौधों की भी बायोलॉजी है कि आप वेस्टेज बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। पेड़ों से धुआं कैसा निकलता है बाहर, चिमचिमा सा, कभी कभी देखते हैं उनके टाइमिंग में क्या एक्सक्रीशन सिस्टम। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, वो क्या है? एक्सक्रीशन सिस्टम। बॉडी से कुछ भी बाहर निकलना वो एक्सक्रीशन सिस्टम है, और कुछ भी अंदर लेना वो इंजेक्शन सिस्टम है। इसका मतलब पेड़ पौधों की भी बायोलॉजी है कि अगर वो भोजन लेंगे, फूड लेंगे, तो वो भी एक्सटॉयलेट बाथरूम करेंगे, एक्सक्रीशन सिस्टम करेंगे। और पेड़ से पत्ते गिरना क्या उसका एक्सक्रीशन सिस्टम है। तो याद रखिए, अगर मैं कहूं पेड़ हरे भरे हैं तो गलती से भी ये मत बोलिए कि सर यहाँ सालों भर पत्ते लगे ही रहते हैं। नहीं, अगर पत्ते लगे रहेंगे तो फिर बायोलॉजी के खिलाफ है। तो देखिए इसका ट्रिक कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पेड़ की 50 जाति है, कितनी जाति है? 50 जाति। तो आप जानते हैं ना, नेचर ने हर एक जाति को अपनी अपनी खूबी दे रखी है। तो मान लीजिए 50 जाति है, 5 ने अपने पत्ते गिरा दिए, अब कितनों में पत्ते हैं? 45 में। फिर 5 ने अपने गिरा दिए, कितने में हैं? 45। फिर उस 5 में आएंगे भी तो ट्रिक समझिएगा बच्चे। फिर मान लीजिए 5 ने गिराया तो फिर 45 में। इसका मतलब क्या ये कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा, कि डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट रेसेस अपने पत्ते गिराते हैं, जिससे पूरा जंगल एक साथ खाली नहीं हो पाता। इसी कैरेक्टर को एवरग्रीन कहते हैं। दिस इज एवरग्रीन। लिखिए, बहुत अच्छा है, समझ में? लिखिए। क्यों हिला डालना देख मैंने नहीं लिखो, लिखेंगे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्री, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्री, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्री, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्री फॉर देयर लीव्स, फॉर देयर लीव्स। याद रखिएगा ये बायोलॉजी है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज, different species of trees fall their leaves in different period, fall their leaves in different period, fall their leaves in different period, hence कहाँ तक पहुँचे हम? Different species of trees fall their leaves in different period, hence complete forest never empties, hence complete forest never empties, hence complete forest never empties at once, never empties at once, never empties at once, called evergreen, at once, called evergreen। कहने का मतलब है डिफरेंट टाइम पीरियड में पेड़ों की जो अलग अलग स्पीशीज हैं वो अपने पत्ते गिराते हैं। इससे पूरा जंगल एक साथ खाली नहीं हो पाता।
इसी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? एवरग्रीन। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी पता भी नहीं चलेगा कब पत्ते गिरे और कब पत्ते आगे समझ में? ठीक। क्या यहाँ फ्लोरा तरह तरह की होगी? तो क्या फौना होगी? याद रखना बच्चे, अगर जंगल पूरे घने होंगे और मॉइस्चर भी होगा तो क्या पूरा बैक्टीरिया वायरस नहीं होगा? यहाँ पर होगा ना? तो क्या ये पूरा डिजीज एरिया होगा? लिखिए डिजीज एरिया। डिजीज एरिया, यहाँ बीमारियां भी लगेंगी, डिजीज होंगे आपको, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और जाकर गिर जाएंगे। चलो देखा आपने डिजीज एरिया। यहाँ पर एक मक्खी मिलती है बच्चे, सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, जिसको कहा गया है सीसी फ्लाई। क्या कहा गया है? सी फ्लाई, टी साइलेंट है। लिखिए सीसी फ्लाई इज फाउंड हियर। सीसी फ्लाई इज फाउंड हियर। सीसी फ्लाई इज फाउंड हियर। जानते हैं सीसी फ्लाई क्या होती है? जब मान लीजिए कोई इस जंगल में घूमेगा बहादुर बनके कि मुझे डर नहीं लगता, होते हैं समाज में कुछ लोग बागी हो जाते हैं, वो जंगल में चले जाते हैं घूमने के लिए, तो उनको ये मक्खी काट लेगी। ये मक्खी क्या करेगी? काट लेगी। उनको कोई असर नहीं होगा, वो आराम से वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिर उनको नींद आएगी, फिर वो एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव में सोएंगे और घर में फोटो पर माला चढ़ जाएगा। समझ में आया? ब्रैकेट में लिखिए स्लीपिंग सिकनेस, नींद की मौत मिलेगी। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, समझ में आया? और एक बात याद रखिए, किसी को सोने की एक बीमारी नहीं होती है, जो बहुत ज्यादा सोता है वो दूसरी चीज है, उसको ट्रिपनीसोमा पैलिडम बोलते हैं, वो साइंस में अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये जब मक्खी काट लेगी तो आपको नींद आएगा, आप थके थके से महसूस करेंगे, सिर भारी भारी सा लगेगा और आप सोचेंगे कि जरा 1 घंटे सो लो, और जैसे आप 1 घंटे सोएंगे, सो ही रह जाएंगे, 13 दिन बाद फिर पूरी सब्जी बटेगी, वो अलग चीज है। समझ में आ रहा है? भूलिएगा नहीं, सीसी फ्लाई क्या देता है आपको? मीठी मौत दे देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, चलिए सबसे पहले मैंने आपको इस जंगल का पूरा कैरेक्टर बताया, तो यहाँ पर फ्लोरा और फौना भी मैक्सिमम होंगे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े होंगे, पेड़ होंगे तो तरह तरह की चिड़िया बर्ड्स भी होंगी, और वो भी होंगे हमारे पूर्वज। अब लटक कर भी दिखाऊंगा नहीं, वो कह रही हाँ मैं लटक कर निकाल नहीं लाएगा। लिखिए देखिए बंदर लटक के तो दिखा नहीं सकता। लिखिए पॉइंट बना कर लिखिएगा, मैक्सिमम फ्लोरा एंड फाउना, मैक्सिमम फ्लोरा एंड फाउना, सो maximum flora and fauna, maximum flora and fauna, so maximum biodiversity, maximum flora and fauna, so maximum biodiversity, so maximum biodiversity। तो याद रखिएगा बच्चे, यहाँ फ्लोरा और फाउना मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो देखिए इस जंगल का नेचर कितना अच्छा और इसका आपका पूरा नोट्स बनता गया है। इसीलिए बच्चे प्री मेंस कुछ भी हो पूरा इसको छाप लीजिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जितना मैंने बताया इससे मैं बाहर तो पहले जाने दे दूंगा, पूरा कौन से किया। अब लिखिए इंपॉर्टेंट ट्रीज, लिखिए कैसे दीजिए। अब मैं बता दूं इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं। लिखिए इंपॉर्टेंट ट्रीज, इंपॉर्टेंट ट्रीज, पेड़ों का नाम लिख लीजिए, इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं। इसीलिए बच्चे इसमें मैं जो पेड़ का नाम बताऊंगा प्लीज उसको रटेगा ना, उसी से क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखिए महोगनी, महोगनी, इंडिया वर्ल्ड सब में यही आता है महोगनी। फिर लिखिए एबोनी, एबोनी, फिर लिखिए रोजवुड, रोजवुड, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक। फिर लिखिए रबर, रबर समझते हैं आप? वेरी गुड, रबर,
रबर के बाद फिर लिखिए पाम। पाम समझते हैं आप? पाम। सिनकोन्हा का नाम सुना है आपने? सिनकोन्हा दवाई बनती है सिनकोन्हा से, मलेरिया वाली सिनकोन्हा। लिखिए सिनकोन्हा। सिनकोन्हा, रबर, पाम, सिनकोन्हा, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये जो ऊपर के 3 वर्ड हैं ऐसे कंबाइंड ब्रैकेट लीजिए, कंबाइंड ब्रैकेट लीजिए, ठीक है, ले लिया। 3 कंबाइंड वर्ड के बाद आगे ये वर्ड लिखिए। अब सोचिए वो 3 शब्द क्या हैं? जो भी मेरी तरह पुरानी विचारधारा थी वो राम शब्द से याद रखें, और जो नए यो बॉय किस्म के हैं वो रैम शब्द से याद रखें। क्लियर हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो मेरी तरफ पुरानी विचारधारा के लोगों को राम शब्द, लॉर्ड रामा याद रखें। फिर सुनो, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ इस ट्रिक से, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ। कभी भी आपसे पूछे कौन हार्ड जंगल है, कौन एवरग्रीन जंगल है, राम शब्द इम्प्लांट कीजिएगा, रोजवुड, एबोनी, महोगनी, आगे बढ़िएगा। अगर पूछेगा कौन एवरग्रीन नहीं है, कौन कठोर हार्ड नहीं है, तो भी राम शब्द करके साइड कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर है। बस इसको याद रखना, इसी से क्वेश्चन आएगा। और लिखना भी तो प्लीज ये रोजवुड, एबोनी और महोगनी को जरूर लिखना। आगे समझो, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया, इंपॉर्टेंट चीज हो गया, ठीक है। अब लिखिए एरिया। इसका एरिया मैं बता देता हूँ, एरिया 5 मिनट क्लास बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहता। ग्रुप तो क्या बहुत लगी है, थोड़ी बात नहीं चलता लाइव चलना चाहिए। चलिए एरिया में लिखा आपने, सुनिए बच्चे, सबसे पहले एरिया में मैं वर्ल्ड एरिया लेकर जाऊंगा। कहाँ? वर्ल्ड एरिया। तो एरिया में पहले लिखिए वर्ल्ड एरिया, कहा ना इक्वेटर भी पूछा था, तो पहले इक्वेटर का बता के फिर इंडिया में ले आता हूँ। लिखिए वर्ल्ड एरिया। एरिया में पहले लिखिए वर्ल्ड एरिया। एरिया में पहले कौन सा एरिया लिखा है? वर्ल्ड एरिया। चलिए बताइए वर्ल्ड एरिया में कहाँ से इक्वेटर गुजरे हुए हैं जगह मिलेगा? तो सबसे पहले जगह, पहला एरिया अमेज़न। आपको पहले बार बोलते थे, मैं कहता था कि अमेज़न एरिया है, जगह है। तो वर्ल्ड एरिया में सबसे पहला एरिया लिखिए। लिखिए अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन। बच्चे ऐसे नहीं लिखते हैं, जैसे आप वर्ल्ड एरिया तो पॉइंट बनाइएगा ना पहला, अमेज़न बेसिन। समझ में आया है ना? खोपड़ी पकड़ के धम से कर दूंगा बेंच पे 1 घंटे के अंदर, 1 सेकंड की टाइम नहीं लगेगा। चलो समझ में आ रहा है? तो इस बात को याद रखिएगा, इट इज क्लियर कि अमेज़न बेसिन पहला एरिया क्या है? अमेज़न बेसिन। किस देश में अमेज़न बेसिन? किस देश में है? ब्राजील। बहुत अच्छा, लिखिए ब्रैकेट में ब्राजील। साउथ अमेरिकन देश है, कॉन्टिनेंट है वो, बराबर में कॉपी पकड़ के गर्ल्स के लिए छूट है इसी स्थान पर, बॉयज का पकड़ के धम आर्थिक नुकसान करा दूंगा एक्सेलेंसी का। चलिए बस समझ ऐसे इतना हमारे ब्राजील। इज इट क्लियर? चलिए अगर बेसिन है, क्या आप में से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे यहाँ की मेन नदी प्राइम रिवर बताएगा? सिंपल लिखिए, अमेज़न इज द प्राइम रिवर। सिंपल सी बात है, अमेज़न ही तो होगा। व्हाट अ जोक। अमेज़न इज द प्राइम रिवर। चलिए बताइए यहाँ पर, सुनिए ध्यान से सुनिए, बहुत पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। पहले क्वेश्चन सुनिए सभी लोग, फिर पता चलेगा हम क्या गलती करते हैं। इज इट क्लियर? देखिए एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा मैंने? सेलवास। क्या लिखा मैंने? सेलवास। आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज सेलवास, क्या है सेलवास? एनीबॉडी? ये चलिए एड्रेस निकालिए साउथ अमेरिका। आपको क्या लगता है क्वेश्चन पूछा है और हम ऐसे ही छोड़ दें? मजाक में देखिए यहाँ पे लिखा है SALVAS सेलवास। एड्रेस में साउथ अमेरिका का निकालिए, पॉलिटिकल फिजिकल मैप, और देखिए सेलवास लिखा है क्या अमेज़न बेसिन में। यहाँ पर नो लिखा है, क्या लिखा है? सेलवास। निकालिए साउथ अमेरिका, एक पेज और चेंज कीजिए, जाइए जाते रहिए, रुक जाइए। क्या लिखा है यहाँ पर? इतना बड़ा सेलवास लिखा है बच्चे, लिखा है एड्रेस में सेलवास। आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज सेलवास, क्या जानते हैं क्या है सेलवास?
जी सभी लोग याद रखिए अमेज़न बेसिन में इसी जंगल का क्या नाम है? सेल्वास। लिखिए हियर दिस फॉरेस्ट इज कॉल्ड सेल्वास। क्वेश्चन पूछा और एटलस में छपा है। हियर द फॉरेस्ट इज कॉल्ड सेल्वास। यहीं पर इस जंगल को क्या बोला गया है? सेल्वास। तो याद रखिएगा बच्चे SELVAS SELVAS। हियर द फॉरेस्ट इज कॉल्ड सेल्वास। तो प्लीज आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि यहाँ पर इसी जंगल का क्या नाम है? सेल्वास। तो अमेज़न फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? सेल्वास, जो कि एवरग्रीन है। तो आप ऊपर का नाम जानकर आपको यही नहीं पता सेल्वास, और उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज सेल्वास। हो गया सबका हैप्पी बर्थडे। पर याद रखिएगा इसी जंगल को क्या बोलते हैं? सेल्वास। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ जंगल है तो क्रीपर भी होंगे, तो उन्होंने जंगल का नाम पूछा, हो सकता है क्रीपर का पूछ दें, वो कहीं नहीं रहेगा तो मेरे दिमाग में मैं जानता हूं। लिखिए एंड द क्रीपर्स आर कॉल्ड एंड द क्रीपर्स आर कॉल्ड एंड द क्रीपर्स आर कॉल्ड लिएना एंड द क्रीपर्स आर कॉल्ड लिएना एंड द क्रीपर्स आर कॉल्ड लिएना। और क्रीपर को यहाँ पर क्या बोला जाता है? लिएना। तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट क्रीपर्स आर कॉल्ड लिएना। ठीक है, अब तुरंत इस नक्शे में आइए, और मैंने कहा था ना कि क्रीपर के ब्रैकेट में ही क्या लिखवा दूंगा? लिएना। यानी ट्री लेयर हो गया, ऊपर ट्री, बीच में एपिफाइट, और नीचे जो क्रीपर है उसी को ही क्या बोलेंगे आप लोग? लिएना कहेंगे। समझ में आया? ऐसे याद रखना बच्चे, क्रीपर के ब्रैकेट में लिखिए लिएना। ठीक है, इसका मतलब अब आप समझ में आ गया कि ऊपर कौन सा लेयर है? ट्री लेयर है, उसके बाद क्या है आपका? एपिफाइट है, उसके बाद क्या है? लिएना है। लिएना को ही हम क्या बोलते हैं? क्रीपर कहते हैं। लिख लिया? कंफ्यूजन नहीं? तो याद रखना लिएना ही क्या है? क्रीपर है। आ गया समझ में? तो देखिए सटीक है, और इसी अमेज़न बेसिन को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है, जो मैंने पहले भी बता दिया था, फिर भी जोड़ लीजिए। इट इज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर मैं जोड़ दे रहा हूँ, इट इज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कभी मत सोचिएगा कि एक क्लास जाकर आगे खत्म हो जाती है, मैं उसी को जोड़ के पढ़ा रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मैं अपने खेल का पहला आई बात समझ में? जब इस तरह का अप्रोच रहेगा तो आपको हर चीज में मदद करेगी, चाहे लिखना हो, बोलना हो, हर चीज। चलिए, तो लिख लिया आपने कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यही है वर्ल्ड का। अच्छा, यहाँ पर एक ट्राइब मिलता है बच्चे, जिसको बोला जाता है बोरो। क्या बोला जाता है? बोरो ट्राइब। लिखिए बोरो ट्राइब इज फाउंड हियर। बोरो ट्राइब इज फाउंड हियर। बोरो ट्राइब इज फाउंड हियर। जानते हैं ये ट्राइब क्या करती है? ब्लो पाइप का यूज करती है। बता क्या जानते हैं? बोलिए, उसको भी सिखाऊंगा मैं जरा। ब्लो पाइप का यूज करते हैं, हाँ फूड नली, ब्लो पाइप। ठीक है, गुड। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये पेड़ों के पीछे छिपे रहते हैं, और जब कोई शिकार आता है तो पाइप निकालते हैं और फूकते हैं, और तीर सीधा जाकर किसको लगता है? शिकार को। सोचिए इनके फूंक में इतनी ताकत है, हमारे फूंक से मोमबत्ती भी नहीं घुसती। लिखेंगे they use blow pipe, they use blow pipe, they use blow pipe, they use blow pipe। ये किसका यूज करते हैं? blow pipe। समझ में आ रहा है? ये थैंक यू क्लास।